Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to complete our next chapter of biology series जो कि है हमारा that is a environmental issue. As you all know that हमने अपनी क्लास 11th के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं as well as जो हमारी क्लास 12th है उसमें हमने यूनिट 10 पढ़ रहे हैं और हमारी जो यूनिट 7 है दैट इज़ अ जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन ये कंप्लीट हो चुकी है और आज हमारी यूनिट 10 भी है वो कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि जो आज हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे इन्वायरमेंट वो हमारी यूनिट 10 का लास्ट चैप्टर है। नेक्स्ट जो हम अपनी यूनिट स्टार्ट करेंगे वो हम अपनी बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट स्टार्ट करेंगे दैट इज़ अ 9 यूनिट जो है उसे स्टार्ट करेंगे। उसमें हमारे दो चैप्टर्स हैं, एक बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस एंड दूसरा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। चलिए आज का जो अपना चैप्टर है दैट इज़ अ इन्वायरमेंटल इशू उसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि मेरी ये जो सीरीज़ है ये सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए भी बेनिफिशियल है एज वेल एज अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए। बहुत सारे न्यूज़ में देखने को मिला है कि हमें 2024 से चेंजेस को मिलेंगे, तो वो हमारे चेंजेस 2024 के लिए, लेकिन अभी मैं जितने भी चैप्टर्स हैं उनको कवर कर रही हूँ कि अभी मेरा चैनल नया है तो मेरे को अपने सारे चैप्टर्स कवर करने हैं। अगर आगे चल के कोई भी चैप्टर ऑमिट होता है देन मैं उस चैप्टर पे वीडियो नहीं बनाऊंगी वो, लेकिन आगे की बात है। अभी सारे चैप्टर्स आएंगे, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी आने वाला है जिसमें आपकी बायोलॉजी में सारे चैप्टर्स ही आएंगे, ठीक है। तो अपना जो चैप्टर है उसको बिगिन करते हैं और इंट्रोडक्शन पार्ट से पहले हम यहाँ पे 3 एक्ट के बारे में देख लेते हैं। पहला जो एक्ट है दैट इज़ अ इन्वायरमेंटल एक्ट। ये जो इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग जो एक्ट आया था ये आया था हमारा 19 के अलावा जो हमारा दूसरा एक्ट है जो एक्ट आया था दैट इज़ इन 1986। इसके अलावा जो हमारा दूसरा एक्ट आया था एयर पॉल्यूशन के रिगार्डिंग वो आया था दैट इज़ एयर पॉल्यूशन एक्ट के रिगार्डिंग जो था हमारा वो आया था हमारा 1981 में। लेकिन उसके बाद उस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट हुई थी, मतलब कुछ चेंजेस हुए थे। वो चेंजेस क्या थे कि उन्होंने नॉइस को भी इसी में ऐड कर लिया था एयर पॉल्यूशन में, ठीक है। जब नॉइस ऐड हो गया था तो वो जो अमेंडमेंट मतलब जो भी चेंजेस आए थे, मतलब नॉइस को जब ऐड कर लिया था तो कौन से ईयर में किया था दैट इज़ इन 1987, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एक्ट था दैट इज़ अ वाटर के रिगार्डिंग जो एक्ट था वो आया था दैट इज़ 1974 में, तो उसको भी हम लिख लेते हैं दैट इज़ अ वाटर एक्ट। ये एक्ट आया था हमारा दैट इज़ इन 1974। तो ये जो 3 एक्ट है इनके बारे में हमें पढ़ना है। इसके अलावा और भी चीज़, लेकिन मैंने यहाँ पे तीनों एक्ट को एक साथ लिख दिया। आगे भी हम पढ़ लेंगे लेकिन अगर एक साथ चीज़ें लिखी होती हैं तो ईजिली समझ में आ जाए। तो ये हमारा इन्वायरमेंटल एक्ट हो गया 1986, एयर पॉल्यूशन एक्ट हो गया 1981, लेकिन उसमें कुछ अमेंडमेंट कुछ चेंजेस आए थे जिसमें उन्होंने नॉइस पॉल्यूशन को भी एयर पॉल्यूशन के अंदर ही रख लिया था। वो चेंजेस आए थे 1987 में। इसके बाद हमारा जो वाटर एक्ट है दैट इज़ इन 1974, ठीक है। तो चलिए अपना पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। क्या क्या गिवन है। ह्यूमन पॉपुलेशन साइज हैज़ ग्रॉन इनॉर्मसली ओवर द लास्ट 100 ईयर्स। जैसे जैसे लास्ट 100 ईयर्स से ह्यूमन पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो बहुत ग्रो कर रहा है, इनॉर्मसली ग्रो कर रहा है। जिसका मतलब है दिस मीन्स जो फूड की डिमांड है वो भी बढ़ रही है, वाटर डिमांड भी बढ़ रही है, होम की डिमांड भी बढ़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, रोड डिमांड्स, ऑटोमोबाइल्स डिमांड एंड न्यूमरस अदर कमोडिटीज़, ठीक है। ये सारी जो डिमांड्स हैं दैट दे आर एग्जीक्यूटिंग ट्रेमेंडस प्रेशर ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज। इन सब डिमांड्स की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है किस पे, नेचुरल रिसोर्सेज पे, एंड आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अ पॉल्यूशन ऑफ एयर वाटर एंड सॉइल। जिसकी वजह से जब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस तरीके से प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसी तरीके से ये हमारा पॉल्यूशन ऑफ एयर और वाटर और सॉइल में भी कंट्रीब्यूट हो रहा है।
द नीड ऑफ द आर इज टू चेक द डिग्रेडेशन एंड डिप्लीशन ऑफ आर प्रीवियस नेचुरल एंड पॉल्यूशन विदाउट हॉल्टिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इस टाइम पे ज़रूरी क्या है कि हमें ये चेक करना कि डिग्रेडेशन कितना हो रहा है, डिप्लीशन कितना हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, पॉल्यूशन का। तो अगर हम पॉल्यूशन की डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगी, दैट इज़ एनी अनडिज़ायरेबल चेंज, मतलब कुछ भी चेंज हो हमारे फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है, कोई स्लाइट चेंज भी आ जाए हमारे फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल के कैरेक्टर में, कहाँ पे, एयर में आ जाए, लैंड में आ जाए, वाटर में आ जाए या सॉइल में आ जाए, उसको हम कह देंगे दैट इज अ पॉल्यूशन। अगर वहीं हम बात करें ऐसे एजेंट जो अनडिज़ायरेबल चेंजेस लेके आते हैं, जिनकी वजह से अनडिज़ायरेबल चेंजेस आएंगे, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम पॉल्यूटेंट कहेंगे। हमारे जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो दो तरीके के पॉल्यूटेंट होते हैं, एक होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट, दूसरे होते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। इसके अलावा बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट भी होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी पॉल्यूटेंट भी होते हैं। इनके बारे में मैंने चैप्टर के लास्ट में लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो मैं नहीं चाहती कि कोई चीज़ आपकी रह जाए, तो मैंने इसी में लास्ट में पॉल्यूटेंट के बारे में भी बताया है, जिसमें मैंने प्राइमरी पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट और बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट एज वेल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट भी बताया। ठीक है, इन ऑर्डर टू कंट्रोल अ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, जब हमें इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल करना होता है तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, उन्होंने एक इन्वायरमेंटल एक्ट पास किया था, कब, 1986 में, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके, इम्प्रूव कर सके क्वालिटी ऑफ आर इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। इन्वायरमेंट में क्या क्या प्रेजेंट है, दैट इज़ अ एयर, वाटर, सॉइल, तो ये तीनों के लिए है इन्वायरमेंटल एक्ट, कि हमारी जो इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उन सबको इम्प्रूव कर सके, उन सब की क्वालिटी को बढ़ा सके, उन सबको प्रोटेक्ट कर सके, उसके लिए एक हमारा इन्वायरमेंटल एक्ट आया था, दैट इज़ इन 1986। दिस इज़ अबाउट अ इंट्रोडक्शन पार्ट। नेक्स्ट हम आगे बात करें एयर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल की। तो वी आर डिपेंडेंट ऑन एयर, हम एयर पे डिपेंडेंट हैं अपने रेस्पिरेटरी नीड के लिए। ठीक है, ठीक है, हम किस पे डिपेंडेंट है, एयर पे डिपेंडेंट है रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, सो एयर पॉल्यूटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंजरी कॉज कर सकता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि अगर हमें रेस्पिरेशन करनी है और हमारी एयर में कोई पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है और हम उसे रिस्पायर कर रहे हैं तो उसकी वजह से इंजरी हो सकती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। सो क्या क्या हो सकता है, क्या रिड्यूस कर सकता है, रिड्यूस ग्रोथ को रिड्यूस कर सकता है, यील्ड ऑफ क्रॉप को रिड्यूस कर सकता है और प्री मेच्योर डेथ कर सकता है प्लांट्स की। ठीक है, एयर पॉल्यूटेंट जो होता है डिलीटेरियोटिस अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी डिटोरिएट्स कर सकता है। ठीक है, चाहे वो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम हो या फिर एनिमल का हो। ठीक है, जो हार्मफुल इफेक्ट्स डिपेंड्स ऑन, जो हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे वो किस पे देखने को मिलेंगे, वो हार्मफुल इफेक्ट्स किस पे डिपेंड करते हैं कि पॉल्यूटेंट्स की कंसंट्रेशन क्या है, उसका ड्यूरेशन क्या है एक्सपोजर होने का, एंड द ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। अगर हम स्मोक स्टैक की बात करें, थर्मल पावर प्लांट की, स्मेल्टर्स की बात करें और कोई अदर इंडस्ट्रीज की बात करें, तो वो रिलीज करते हैं पर्टिकुलेट, क्या रिलीज करते हैं, दैट दे आर रिलीजिंग अ पर्टिकुलेट एंड गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, कैसे एयर पॉल्यूटेंट्स रिलीज कौन कौन करते हैं, दैट इज अ स्मोक स्टैक ऑफ थर्मल पावर प्लांट, स्मेल्टर्स एज वेल एज कोई अदर इंडस्ट्री जो पर्टिकुलेट रिलीज करती है और गैसियस एयर पॉल्यूटेंट रिलीज करती है, जिसकी वजह से हार्मलेस गैसेस होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, दैट इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये सेपरेट भी हो सकते हैं, फिल्टर आउट भी हो सकते हैं बिफोर रिलीजिंग द हार्मलेस गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। जैसे ही हमें एटमॉस्फेयर में रिलीज करनी हो गैसेस को, तो इन पॉल्यूटेंट्स को हम सेपरेट भी कर सकते हैं, फिल्टर आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हमारे क्या क्या एयर पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे क्या क्या एयर पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं। तो हमारे कौन कौन से एयर पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं उनका नाम देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ये मैंने थोड़ा पहले से लिख लिया है ताकि थोड़ा टाइम सेव हो। अगर हम एयर पॉल्यूटेंट्स की बात करते हैं तो दिस इज क्या क्या हो सकता है, एक सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है, नेक्स्ट पर्टिकुलेट मैटर्स हो सकते हैं। ठीक है,
इसके अलावा अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, आई हैव टू चेक अ वन थिंग। वेज टू रिमूव अ एयर पॉल्यूटेंट, और अगर हमें एयर पॉल्यूटेंट को रिमूव करना हो तो उसके लिए दो चीज़ें होती हैं, दैट इज़ अ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एंड स्क्रबर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का काम क्या होता है कि ये रिमूव कर देता है, रिमूव ओवर 99% पर्टिकुलेट मैटर। कितना? 99% पर्टिकुलेट मैटर को रिमूव कर देता है, दैट आर प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट होता है? इन द एग्जॉस्ट। ठीक है, जो भी एग्जॉस्ट में पर्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट होगा तो उसमें से कितना रिमूव कर देगा? दैट इज अ 99% रिमूव कर देगा। वेयर एज स्क्रबर का काम क्या होता है? ये गैसेस को रिमूव करता है, कैन रिमूव गैसेस लाइक, कैसी गैसेस? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो अगर आपको याद होगा कि हमने कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पढ़ा था कि जब वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से रिलीज होती है? दैट दे आर जनरेटेड, कहाँ से जनरेट होंगी? जनरेटेड बाय ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल से जनरेटेड होती है। ठीक है, तो ये जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होंगी, ठीक है, तो क्या बना लेंगी? दैट इज अ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ये बना लेंगी। इसके बाद ये जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है या कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, इसका काम क्या होता है? ये इनहिबिट कर देता है, मतलब कम कर देगा। किसको कम कर देगा? दैट इज अ ऑक्सीजन डिलीवरी को, जो भी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डिलीवरी हो रही है उसको इनहिबिट कर देगा। तो एक तरीके से ये हार्मफुल ही है हमारे लिए, ऑक्सीजन डिलीवरी इन बॉडी। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े। तो अब यहाँ पे मैंने ये चीज़ें बता दी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर और स्क्रबर के बारे में एक थोड़ी सी नॉलेज दे दी। अब हम आगे देखते हैं कि होता कैसे है। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है एंड दिस इज अ स्क्रबर। आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का काम क्या होता है? 99% पर्टिकुलेट मैटर को रिमूव करना, एंड स्क्रबर का काम होता है दैट इज गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करना। ठीक है, तो हम इसमें अब देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। देयर आर सेवरल वेज ऑफ रिमूविंग पर्टिकुलेट मैटर, बहुत सारे वेज होते हैं जिनसे हम पर्टिकुलेट मैटर को रिमूव करते हैं। द मोस्ट वाइडली यूज जो होता है, सबसे ज़्यादा यूज जो होता है, दैट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जिसका काम होता है 99% पर्टिकुलेट मैटर को रिमूव कर देना। कहाँ से? एग्जॉस्ट से, जो कि एग्जॉस्ट कहाँ आ रहा है? दैट इज फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट से जो भी एग्जॉस्ट आ रहा है उसके अंदर जितना भी पर्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट होगा में से 99% को रिमूव कर देना। ठीक है, तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इनके पास इलेक्ट्रोड की वायर्स होती हैं। ठीक है, दीज आर इलेक्ट्रोड वायर्स। ठीक है, ये जो होती हैं ये मेंटेन होती है किस पे? सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स पे। इनमें कैसा करंट मेंटेन हो रहा होता है? सेवरल थाउजेंड वोल्ट का करंट हो रहा होता है, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूसेस करती हैं? दैट ये जो इलेक्ट्रोड्स होती हैं, इलेक्ट्रोड की वायर्स होती हैं, ये प्रोड्यूसेस करती हैं दैट इज अ कोरोना, जिसकी वजह से रिलीज होते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन्स का काम क्या होता है? देखो यहाँ से डर्टी एयर आ रही है। ठीक है, ये डर्टी एयर जब आगे आ रही है तो ये नेगेटिवली चार्ज वायर है। ठीक है, ये डस्ट पार्टिकल्स हो गए। ठीक है, तो इनका काम क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, कोरोना से जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, तो ये डस्ट पार्टिकल्स के साथ मिल जाएंगे और एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देंगे। कैसा चार्ज क्रिएट कर देंगे? दैट इज अ नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देंगे। जैसे वो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा तो जो हमारी कलेक्टिंग प्लेट होती है, ठीक है, इनको हम कलेक्टेड प्लेट कह रहे हैं, ये कलेक्टिंग प्लेट, तो ये ग्राउंडेड होती है। इस तरीके से होती है कि अट्रैक्ट कर लेती है चार्ज डस्ट पार्टिकल्स को। तो ये भी जो डस्ट पार्टिकल्स चार्ज हुए हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, जो डस्ट पार्टिकल चार्ज हुए हैं, तो इलेक्ट्रोड का काम, कलेक्टिंग प्लेट का काम क्या होगा कि ये इनको अपनी तरफ खींच लेगी। किनको? चार्ज डस्ट पार्टिकल्स को। तो जो वेलोसिटी होती है एयर की बिटवीन द प्लेट्स, इन प्लेट्स के बीच में जो एयर की वेलोसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा लो होती है। इतनी लो होती है कि डस्ट पार्टिकल को अलाउ कर देती है कि वो नीचे गिर जाए।
ठीक है, फॉल डाउन कर जाए। ठीक है, इस तरीके से हमारी क्लीन एयर बाहर आ जाती है। तो डस्ट को क्या कर देगा, नीचे गिरा देगा, तो हमारी जो एयर है वो क्या हो जाएगी, दैट इज अ क्लीन एयर हो जाएगी। उसी तरीके से एक हमारा स्क्रबर होता है, इसका काम होता है सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करना। ठीक है, यहाँ से डर्टी एयर गई और यहाँ से हमारा वाटर ऑफ लाइम स्प्रे जाता है, उस डर्टी एयर से पास ऑन होता है, फिर हमारी क्लीन एयर यहाँ से बाहर आ जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्क्रबर के अंदर एग्जॉस्ट जो होता है दैट इज अ डर्टी एयर, उसे पास करना पड़ता है किससे, स्प्रे ऑफ वाटर से, या स्प्रे ऑफ वाटर या लाइम वाटर से उसे पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने रिसेंटली क्या रियलाइज किया कि डेंजर ऑफ पर्टिकुलेट मैटर का कितना होना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है और प्रेसिपिटेटर की हेल्प से रिमूव भी नहीं हो पाता, इतना ज़्यादा स्मॉल होता है। तो अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड के अकॉर्डिंग, कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंग, पर्टिकुलेट का साइज कितना होना चाहिए, दैट इज 2.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, या लेस इन डायामीटर, दैट इज अ पिकोमीटर 2.5, दैट इज अ पर्टिकुलेट कितना होना चाहिए, दैट इज अ 2.5, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हार्मफुल होता है दैट इज ह्यूमन हेल्थ के लिए। तो अगर पर्टिकुलेट मैटर का साइज 2.5 माइक्रोमीटर है, ठीक है, दैट इज अ 2.5 माइक्रोमीटर, अगर इसे मीटर्स के टर्म्स में लिखेंगे क्या हो जाएगा, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर। ठीक है, यही होता है ना, नैनोमीटर हो जाएगा हमारा 2.5 इंटू 10⁻⁻⁹, पिकोमीटर होता है दैट इज 10⁻⁻12। ठीक है, तो ये जो होता है दैट इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ के लिए, काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। ये जो फाइन पार्टिकुलेट्स होते हैं, ये अगर हम डीपली इनहेल कर देते हैं, लंग्स तक चले जाते हैं, तो इससे ब्रीथिंग और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे इरिटेशन हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, या ये लंग्स को भी डैमेज कर सकते हैं और प्रीमेच्योर डेथ भी कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द पर्टिकुलेट मैटर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एंड स्क्रबर। नेक्स्ट हम आगे बढ़े, तो ऐसे ऑटोमोबाइल्स, अगर हम ऑटोमोबाइल्स की बात कर रहे हैं, तो दैट आर द मेजर कॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक पॉपुलेशन। एटमॉस्फेयर में ज़्यादातर पॉपुलेशन किसकी वजह से हो रही है, ऑटोमोबाइल्स की वजह से हो रही है, एटलीस्ट अगर हम मेट्रो सिटीज़ की बात करें। तो एज द नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीज ऑन द स्ट्रीट, जैसे जैसे स्ट्रीट में व्हीकल्स के नंबर बढ़ रहे हैं, तो ये जो प्रॉब्लम है इज नाउ शिफ्टिंग टू द अदर सिटीज़ टू। तो इसके लिए प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए ऑटोमोबाइल्स की। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल्स की प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए क्या होना चाहिए, ये मैंने, अगर मुझे कुछ जैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा है तो मैंने उसे रेड से हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, तो अगर हमारे पास, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, अगर हमारे पास हमें ऑटोमोबाइल्स की प्रॉपर मेंटेनेंस करनी है तो हमें कैसा डीजल पेट्रोल यूज़ करना चाहिए, दैट इज़ अ लेड फ्री पेट्रोल और डीजल यूज़ करना चाहिए, जो कि कम पॉल्यूटेंट को एमिट करता है। ठीक है, वो भी एमिट करता है पॉल्यूटेंट्स को, लेकिन एज कंपेयर टू अदर लेड वाले पेट्रोल और डीजल से ज़्यादा उनको कम करता है। अगर वहीं हम कैटालिटिक कन्वर्टर की बात कर लें तो उसके अंदर एक्सपेंसिव मेटल प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, दैट इज़ अ प्लेटिनम, पैलिडियम एंड रोडियम होते हैं, जो कि किसकी तरह काम करते हैं, दैट इज़ दे आर वर्क एज अ कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, जो कि ऑटोमोबाइल्स में फिट कर दिए जाते हैं ताकि हमारी पॉइजनस गैसेज हैं उनका एमिशन जो है वो कम हो जाए। ठीक है, एज द एग्जॉस्ट पासिस थ्रू द कैटालिटिक कन्वर्टर, जैसे ही एग्जॉस्ट जो है वो पास होता है कैटालिटिक कन्वर्टर से, वैसे ही, जस्ट अ सेकेंड, वैसे ही जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में एंड कार्बन मोनोऑक्साइड में। ठीक है, वेयर एज नाइट्रिक एसिड जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, दैट इज चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, समझ में आया। हम यहाँ पे लेड फ्री पेट्रोल और डीजल का यूज़ करते हैं ताकि पॉल्यूटेंट्स जो एमिट हो रहे हैं उनका जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए। वेयर एज हम कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल्स के अंदर, ताकि जब भी एग्जॉस्ट पास होगा कैटालिटिक कन्वर्टर से तो जो भी अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है उस अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में या कार्बन मोनोऑक्साइड में
कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड को चेंज कर देंगे किस में, कार्बन मोनोऑक्साइड में, या फिर और नाइट्रोजन गैस में। ठीक है, तो मोटर व्हीकल्स इक्विप विथ कैटालिटिक कन्वर्टर। ठीक है, तो मोटर व्हीकल्स के पास क्या होना चाहिए, कैटालिटिक कन्वर्टर उसमें इक्विप्ड होना चाहिए, और उसके अंदर हमें अनलेडेड पेट्रोल यूज करना चाहिए, मतलब ऐसा पेट्रोल जिसमें लेड कंपोनेंट ना हो, दैट इज अ पीबी। बिकॉज जो लेड होता है पेट्रोल में वो कैटलिस्ट को क्या कर देगा, इनएक्टिवेट कर देगा। ठीक है, इसीलिए हमें कैसा पेट्रोल यूज करना चाहिए, दैट इज अ अनलेडेड पेट्रोल यूज करना चाहिए। समझ में आ गया, आगे बढ़े। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारा जो एयर को लेके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्ट आया था वो हमारा 1981 में आया था, लेकिन उसमें कुछ अमेंडेड हुए, मतलब कुछ चेंजेस देखने को मिले। कब, 1987 में। तो उस चेंजेस में क्या हुआ कि हमने उसी एयर पॉल्यूटेंट के अंदर नॉइस को भी डाल दिया। ठीक है, तो जब हमने नॉइस को डाल दिया तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी यूनिट होती है नॉइस की, उसे क्या कहते हैं। अगर हम नॉइस की यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट होती है दैट इज अ डेसिबल। हमारी जो नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, दैट इज अ 30 to 60 डेसिबल, दैट इज अ डीबी। वेयर एज अगर नॉइस हो रहा है तो हमें पता चलेगा कि उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, दैट इज अबव 80 डेसिबल। वेयर एज अनबियरेबल साउंड, जिस साउंड को हम सुन ही नहीं सकते, दैट इज 140 डेसिबल। ठीक है, अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स देखें तो नॉइस में क्या आ जाएगा, हॉर्न, ठीक है, डीजे, ठीक है, और अनबियरेबल साउंड क्या हो गई। ठीक है, अब देखिए पीछे वाला। तो अब यहाँ पे हमें ये देखना है, नॉइस इज अनडिजायरेबल हाई लेवल ऑफ साउंड। हम नॉइस को अनडिजायर्ड हाई लेवल ऑफ साउंड बोल रहे हैं। वी हैव गॉट यूज टू एसोसिएटिंग लाउड साउंड विद प्लेजर एंड एंटरटेनमेंट, not realizing that noise can cause psychological and physiological disorder in humans। ठीक है, तो क्या हुआ है कि हमने लाउड म्यूजिक, लाउड साउंड को एक प्लेजर की तरह लिया है, एंटरटेनमेंट की तरह लिया है, बिना ये महसूस किए, बिना रियलाइज़ किए कि जो नॉइस है उससे साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, अगर हम बिगर सिटी की बात करें तो बिगर द फंक्शन ग्रेटर द नॉइस, जितना बड़ा फंक्शन उतनी ज़्यादा नॉइस होती है। अब ब्रीफ एक्सपोजर टू एक्सट्रीमली हाई साउंड लेवल, अगर हम ज़्यादा हाई साउंड लेवल की बात कर रहे हैं, दैट इज़ अ 150 dB और जनरेटेड बाय टेक ऑफ ऑफ जेट प्लेन और रॉकेट। जैसी जेट प्लेन जो होता है वो टेक ऑफ करता है या रॉकेट टेक ऑफ करता है तब ये साउंड आती है, दैट इज़ अ 150, जो कि क्या करती है, परमानेंट ईयर ड्रम को डैमेज कर सकती है और परमानेंटली इम्पेयरिंग हियरिंग एबिलिटी कर सकती है, मतलब हमें फिर कभी नहीं सुनाई देगा अगर हमने वो अनबियरेबल साउंड को सुना। ठीक है, तो इवन क्रॉनिक एक्सपोजर टू रिलेटिवली लोअर नॉइस लेवल। ठीक है, तो आपको पता है एक दो तरीके का होता है, एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रॉनिक। तो क्रॉनिक क्या होता है, लगातार। ठीक है, एक्यूट होता है थोड़े टाइम के लिए और क्रॉनिक होता है लगातार। अगर हम नॉइस लेवल का भी साउंड सुनते हैं, मतलब इसकी बात हो रही है नॉइस की, ठीक है, ये होगा तब तो हमारा परमानेंट डैमेज हो ही जाएगा ईयर ड्रम और हमें सुनाई ही नहीं देगा। लेकिन हम अगर बराबर तरीके से क्रॉनिक एक्सपोजर में बराबर तरीके से नॉइस लेवल का भी साउंड सुन रहे हैं तो उससे भी हमारा परमानेंट डैमेज हो सकता है, हियरिंग एबिलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, नॉइस की वजह से स्लीपनेसनेस होती है, मतलब नींद ना आना, हार्ट बीट घट सकती है। ठीक है, ब्रीथिंग पैटर्न ऑल्टर हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, और इसी को हम कंसिडरेबली कह सकते हैं स्ट्रेसिंग ह्यूमन कंडीशन हो सकती है। ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, लेट्स मूव फर्दर। तो ये हमारा हो गया नॉइस के बारे में, पता चल गया। मतलब अगर हमें 150 वाला साउंड सुनाई देगा, दैट इज़ अ 140 वाला या 140 से अबव वाला, तो उससे तो परमानेंट डैमेज हो सकता है। लेकिन अगर इस नॉइस वाली वॉल्यूम को भी हम लगातार क्रॉनिक
बराबर सुन रहे तो इससे भी हमें हियरिंग एबिलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है, ठीक है, कंसिडरिंग द मैनी डेंजरस इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। ठीक है, जब हम बहुत सारे मैनी डेंजरस इफेक्ट्स देखते हैं नॉइस पॉल्यूशन के, यू कैन आइडेंटिफाई द अननेसेसरी सोर्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। अपने आसपास हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं अननेसेसरी सोर्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन विच कैन बी रिड्यूस इमीजिएटली विदाउट एनी फाइनेंशियल लॉस टू एनीबडी, जो कि हम आराम से रिड्यूस कर सकते हैं बिना किसी लॉस के। ठीक है, फाइनेंशियल लॉस के। तो रिडक्शन ऑफ नॉइस इन आर इंडस्ट्री, अगर हमें इंडस्ट्री से नॉइस को रिड्यूस करना हो तो उसके लिए हमें यूज़ ऑफ साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल लगाने चाहिए या फिर मफलिंग नॉइस लगानी चाहिए। ये मफलिंग का मतलब क्या है? मफलिंग का मतलब है दैट इज अ ऐसे ग्रीन ट्रीज लाइक अशोका और नीम, ठीक है, लाइक जस्ट अ सेकेंड, अशोका और नीम ट्रीज जो होते हैं वो प्लांट कर देना। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है, ये ना प्रिवेंट कर देते हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं साउंड, या एब्जॉर्ब कर लेंगे हार्मफुल साउंड को, इसीलिए मफलिंग को मैंने हाईलाइट कर रखा था। फुल नो। नेक्स्ट हम आगे देखें, तो अगर हम आगे देखते हैं तो हम मफलिंग अगर हमें इंडस्ट्री से नॉइस को रिमूव करना हो तो उसके लिए बेस्ट होता है उसके आसपास या तो साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल लगा लो, ऐसे मटेरियल जिससे साउंड एब्जॉर्ब हो जाए, या फिर मफलिंग नॉइस लगा दो, मतलब ग्रीन ट्रीज लगा दो आसपास, ताकि अशोका और नीम ट्रीज जो होंगे वो प्रिवेंट कर लेंगे। ठीक है, स्ट्रिंजेंट फॉलोइंग ऑफ लॉ ले डाउन इन रिलेशन टू नॉइस लाइक डिलिमिटेशन ऑफ हॉर्न फ्री जोन्स। ठीक है, हॉस्पिटल के अराउंड कैसे जोन्स होने चाहिए, दैट इज अ हॉर्न फ्री जोन्स होने चाहिए। स्कूल्स के अराउंड, या परमिशेबल साउंड लेवल ऑफ क्रैकर्स एंड ऑफ लाउड स्पीकर टाइमिंग्स होनी चाहिए, आफ्टर विच लाउड स्पीकर जो है वो नहीं बजने चाहिए। ठीक है, एंड नीडेड टू एनफोर्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम अ नॉइस पॉल्यूशन, ये सब हमें करना चाहिए ताकि हम नॉइस पॉल्यूशन से बच सके। ठीक है, अब ये जो है दैट इज अ केस स्टडी ऑफ दिल्ली है, जिसमें हमें लार्ज पॉपुलेशन ऑफ व्हीकुलर ट्रैफिक देखने को मिला था। दिल्ली में लीड्स द कंट्री इन इट्स लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन में आ गई थी कंट्री, एंड इट हैज़ मोर कार्स देन द स्टेट ऑफ गुजरात एंड वेस्ट बंगाल पुट टुगेदर। अगर हम वेस्ट बंगाल और गुजरात की दोनों की कार्स मिला लें तो उसके दोनों की कार्स मिलाने के बावजूद भी दिल्ली में सबसे ज़्यादा कार प्रेजेंट थी। ठीक है, इन 1990 की बात करें तो दिल्ली जो है वो रैंक, उसकी रैंक कितनी थी, 4th रैंक थी 41 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड। जब वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी लिस्ट निकाली थी, जब पूरे वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी की लिस्ट निकाली थी, उसमें से दिल्ली की जो रैंकिंग थी दैट इज इन अ 4th नंबर। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन प्रॉब्लम जो थी दिल्ली में बिकेम सो सीरियस दैट पब्लिक इंटरेस्ट लेजिटिशन, मतलब PIL फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। ठीक है, आफ्टर बीइंग सेंसर्ड वेरी स्ट्रांगली बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर इट्स डायरेक्टिव, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे टेक लिए थे एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर, एप्रोप्रिएट मेजर्स लिए थे, इंक्लूडिंग स्विच ओवर द इंटायर फ्लीट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जिन्होंने क्या कर दिया था, बसेस फ्रॉम डीजल से लेके किस में कन्वर्ट कर दी थी, CNG में। बसेस जो जितनी भी डीजल की बसेस थी उन सबको कन्वर्ट कर दिया था CNG में। ठीक है, एंड ऑल द बसेस ऑफ दिल्ली वर कन्वर्टेड टू रन ऑन CNG बाय द एंड ऑफ 2002। तो मतलब जब तक 2002 का एंड आया था तब तक दिल्ली में सारी बसेस जो चल रही थी दैट आर कन्वर्टेड इनटू CNG। ठीक है, सारी की सारी बसेस को CNG में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि CNG क्यों बेटर है डीजल से। ठीक है, पहली बात, जो CNG है वो अच्छे से बर्न हो जाती है, बर्न एफिशिएंटली। ठीक है, अनलाइक पेट्रोल और डीजल की तरह नहीं, मतलब जो पेट्रोल और डीजल में क्या होता है, यहाँ अनलाइक लिखा है, मतलब उनकी तरह नहीं।
पेट्रोल और डीजल जो होते हैं ऑटोमोबाइल्स में जो प्रेजेंट होते हैं वो कुछ ना कुछ लेफ्ट, कुछ ना कुछ अनबर्न्ड छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन वेयर एज सीएनजी जो है वो पूरी तरीके से बर्न्ड हो जाता है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। तो ये तो हमारा सीएनजी का पहला यूज़ हो गया कि वो अच्छे से बर्न हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम सीएनजी के यूज़ की बात देखें तो जो हमारा सीएनजी होता है दैट इज़ चीपर देन पेट्रोल और डीजल। डीजल से ज़्यादा, पेट्रोल और डीजल दोनों से ज़्यादा चीपर है एंड कैन नॉट बी स्नाइप्ड ऑफ बाय अ थीव्स एंड अडल्ट्रेटेड लाइक अ पेट्रोल और डीजल। और ना ही हम पेट्रोल और डीजल में क्या कर देते थे, अडल्ट्रेशन कॉज कर देते थे, ठीक है, कुछ मिला देते थे, ठीक है, जिससे वो पेट्रोल और डीजल जो है वो प्योर नहीं रहता था। लेकिन हम सीएनजी में ऐसा नहीं कर सकते। और पेट्रोल और डीजल की तो चोरी भी हो जाती थी, जो चोर होते थे उन्हें चोरी कर लेते थे, लेकिन हम सीएनजी की तो चोरी नहीं कर सकते, ठीक है। पर जो मेन प्रॉब्लम थी सीएनजी के साथ वो ये थी, इज डिफ़िकल्टी टू लेइंग डाउन पाइपलाइंस टू डिलीवर सीएनजी। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि हम सीएनजी की सारी पाइपलाइंस नहीं डाल सकते, डिफ़िकल्टी है काफ़ी ज़्यादा डालने में, थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट और पंप्स और इंश्योरिंग द इंटरप्टेड सप्लाई। और हम इसकी जो सप्लाई है वो अच्छे से नहीं दे सकते, क्योंकि सारे जितने भी हमारे पेट्रोल पंप वगैरह हैं ज़रूरी नहीं है सब में सीएनजी की सप्लाई हो रही हो, ठीक है। तो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन डाउन है, मतलब पाइपलाइन बिछानी है, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आई। तो मेन रीज़न जो सीएनजी की डिफ़िकल्टी का था यही था, ठीक है। साइमल्टेनियसली पैरेलल स्टेप टेकन इन दिल्ली, उसी तरीके से दूसरा स्टेप भी लिया गया था दिल्ली में, पैरेलल स्टेप, ताकि वेहिकुलर पॉल्यूशन जो है वो कम हो सके। जिससे हमने क्या कर दिया, दैट इज़ फेजिंग आउट ऑफ अ ओल्ड व्हीकल्स। जितने भी ओल्ड व्हीकल्स थे उन सबको हटा दिया, ठीक है। यूज़ ऑफ अनलेडेड पेट्रोल, अगर हम पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर लेड प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, दैट इज़ अ अनलेडेड पेट्रोल। यूज़ ऑफ लो सल्फर पेट्रोल, ऐसा पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं जिसमें सल्फर कम है, ठीक है, पेट्रोल एंड डीजल। एंड यूज़ ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर, और व्हीकल्स के अंदर हम कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज़ कर रहे हैं। एज वेल एज एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रिंजेंट पॉल्यूशन लेवल नॉर्म्स फॉर व्हीकल एक्सेट्रा, ठीक है। इसके अलावा सीएनजी के अलावा भी हमने बहुत सारे चेंजेस किए, पुराने व्हीकल्स हटा दिए, हमने अनलेडेड पेट्रोल यूज़ किया या कम सल्फर का पेट्रोल और डीजल यूज़ किया, कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज़ किया ऑटोमोबाइल्स में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया to a new auto fuel policy has laid out a roadmap to cut down vehicular pollution in India's cities. More stringent norms of fuels mean steadily reducing the sulfur and aromatic content in a petrol और diesel fuels, ठीक है। बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स थे फ्यूल्स के जिसमें हमने स्टेडली, मतलब लगातार सल्फर का रिड्यूस कम किया और एरोमेटिक कंटेंट जो पेट्रोल और डीजल में था उसका कम किया। जो हमारा यूरो 3 नॉर्म था फॉर एग्जाम्पल, उसके हिसाब से स्टिमुलेट दैट सल्फर कैन बी कंट्रोल, ठीक है। यूरो 3 नॉर्म के हिसाब से जो सल्फर का कंटेंट है वो डीजल के अंदर कितना होना चाहिए, दैट इज़ अ 350 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो अगर डीजल है तो उसके अंदर सिर्फ 350 पार्ट्स पर मिलियन डीजल होना चाहिए, वेयर एज पेट्रोल के अंदर कितना सल्फर होना चाहिए, दैट इज़ अ 150 पार्ट्स पर मिलियन पेट्रोल होना चाहिए, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करें, आर टू बी कंटेंट एट 42% ऑफ द कंसेंट फ्यूल, ठीक है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो भी है वो भी कितना होना चाहिए, दैट इज़ अ 42% होना चाहिए किसी एक फ्यूल में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द रोड मैप हमने ये जो सल्फर रिड्यूस किया 50 pm, ठीक है। तो पहले कितना था, दैट इज़ अ 350 पार्ट्स पर मिलियन, फिर उसको हमने सल्फर को कितना कर दिया, दैट इज़ पेट्रोल में कर दिया हमने 150 से 150 पार्ट्स पर मिलियन पे लिया है, और डीजल को ब्रिंग डाउन कर दिया, दैट इज लेवल अप टू 35%, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग टू द फ्यूल की बात करें तो जितने भी व्हीकल्स के इंजन थे उन सबको क्या किया, अपग्रेड किया, ठीक है। ये जो हमारा मास एमिशन स्टैंडर्ड जो था, दैट इज अ भारत स्टेज सेकेंड, वो हमारा इक्विवेलेंट था किसके, यूरो 2 नॉर्म के, ठीक है। एंड आर नो मोर एप्लीकेबल इन एनी सिटीज ऑफ द इंडिया, ठीक है। यहाँ पे ये जो हमारे भारत स्टेज लगाई गई थी, दैट इज़ अ 4 टू व्हीलर्स के लिए, देन इट इज़ अ 3 व्हीलर्स के लिए, और देन 4 व्हीलर्स के लिए। थैंक्स टू द एफर्ट मेड, जिससे क्या हुआ, हमारी जो एयर क्वालिटी है दिल्ली की वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड हुई, ठीक है।
एक सब्सिस्टेनियल फॉल देखने को मिला CO2 और SO2 के लेवल में, दैट इज़ फाउंड इन दिल्ली बिटवीन 1997 से लेके 2005 के बीच में हमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली CO2 और SO2 में। अगर हम अभी की बात करें तो अभी कौन सा नॉर्म चल रहा है, ठीक है, अगर हम अभी की बात करें तो अभी हमारा नॉर्म चल रहा है दैट इज़ अ भारत स्टेज 6, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, वाटर पॉल्यूशन और उसके कंट्रोल के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर हम वाटर पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स हैव बीन अब्यूजिंग द वाटर बॉडीज अराउंड द वर्ल्ड बाय डिस्पोजिंग इनटू देम ऑल अ काइंड ऑफ अ वेस्ट। तो हमारे जो हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स जो हैं, वो वाटर बॉडीज़ को बहुत बुरी तरीके से अब्यूज़ कर रहे हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में। कैसे? जितना भी वेस्ट है, कैसा भी वेस्ट है, ऑल काइंड ऑफ वेस्ट को सबको किसमें डिस्पोज कर दे रहे हैं? वाटर बॉडीज़ के अंदर, ठीक है। वाटर कैन वॉश एवरीथिंग, नॉट टेकिंग cognizance of the fact that water bodies of our lifeline as well as that all other living organism। हमारा ये मानना है कि वाटर जो है सब कुछ धो सकता है, ठीक है, सब कुछ वॉश कर सकता है, एवरीथिंग। लेकिन हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि वाटर बॉडीज़ के अंदर भी लाइफलाइन प्रेजेंट्स हैं और ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट है, ठीक है। ड्यू टू सच एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन काइंड, ऐसी ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से जो पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, रिवर्स हैं, एस्चुरीज़ हैं और ओशियंस हैं, वो सबके साथ क्या होते जा रहे हैं? पॉल्यूटेड होते जा रहे हैं, ठीक है, इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। रियलाइजिंग द इम्पॉर्टेंस एंड मेंटेनिंग द क्लीनिंगनेस ऑफ द वाटर बॉडीज़, बिना उसकी इम्पॉर्टेंस जाने की इम्पॉर्टेंस हमें पता होनी चाहिए कि हमें वाटर को क्यों मेंटेन करना है, वाटर बॉडीज़ को क्यों क्लीन करना है। तो हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, उन्होंने एक वाटर एक्ट पास किया। कब? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट कब किया? इन 1974। मतलब इन्वायरमेंशन एक्ट से पहले और एयर पॉल्यूशन एक्ट से पहले ही हमारा वाटर पॉल्यूशन एक्ट आ गया था इन 1974, ताकि हम वाटर के रिसोर्सेज को सेव कर सकें, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, क्या आप बता सकते हैं कि क्या क्या हम ट्राई करते हैं, वॉश करते हैं रिवर्स और ड्रेन्स में? देखा होगा बहुत से लोग तो वहाँ पे कपड़े भी धोते हैं, नहाते हैं साबुन लगा के। तो हमारा वाटर एक्ट कब आया था? इन 1974 में, ठीक है। अगर हमारा जो वाटर 99.9% प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसके अंदर इम्प्योरिटी देखो कितनी कम दे रखी है, ठीक है। 99.9% की अगर हम इम्प्योरिटी निकालें तो अगर हमारा 0.1% भी इम्प्योरिटी है पानी के अंदर, तो वो क्या है? अनफिट है हमारे लिए, ठीक है, अनफिट है फॉर ह्यूमन यूज़ के लिए। आप समझ सकते हो, बिल्कुल भी अगर इतनी भी इम्प्योरिटी होगी तो भी वो हमारे लिए अनफिट है, ठीक है। और उस इम्प्योरिटी में क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है? सस्पेंडेड सॉलिड लाइक सैंड, सिल्ट और क्ले, या कोलाइडल मटेरियल्स होते हैं लाइक अ फीकल मैटर, बैक्टीरिया, क्लोथ एंड पेपर फाइबर। डिजॉल्व मटेरियल की बात करें तो ऐसे न्यूट्रिएंट जो डिजॉल्व हो जाते हैं, नाइट्रेट, अमोनिया, फोस्फेट, सोडियम एंड कैल्शियम, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें, अब मेयर ऑफ 0.1% इम्प्योरिटी, अगर 0.1% भी इम्प्योरिटी है तो उसकी वजह से वो डोमेस्टिक सीवेज जो है दैट इज़ अनफिट हो जाएगा हमारे ह्यूमन यूज़ के लिए, ठीक है। अभी हमें जो हमारा जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का है वो अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 में, ठीक है। तो उसमें क्या था? दैट इज सॉलिड्स आर रिलेटिवली ईजी टू रिमूव। हमें सॉलिड्स को रिमूव करना होता है। व्हाट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू रिमूव? सबसे ज़्यादा मतलब अगर सॉलिड पानी के अंदर प्रेजेंट है तो हम उन्हें ईजिली रिमूव कर लेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या होता है रिमूव करना? डिजॉल्व सॉल्ट को रिमूव करना, जो डिजॉल्व हो चुके हैं, जैसे नाइट्रेट को, फोस्फेट को रिमूव करना, और ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि टॉक्सिक मेटल आयंस या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो जो डोमेस्टिक सीवेज है उसके अंदर बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट होता है, जो कि क्या हो जाता है? विच रेडिली डिकम्पोज कर देता है, और थैंक्स टू द बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स, जो कि क्या करते हैं? मल्टीप्लाई होते हैं यूजिंग दीज ऑर्गेनिक सब्सटेंस एज अ सबस्ट्रेट, एंड उनको हेंस यूटिलाइज करते हैं सम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सीवेज। सो इट इज पॉसिबल to estimate that the amount of biodegradable organic matter that is present in a sewage water by measuring a biochemical oxygen demand. Yes,
तो अभी हम देखेंगे कि हमारा बीओडी होता क्या है। इन दिस चैप्टर ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म यू हैव रेड अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन अ बीओडी एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल मैटर। ठीक है, तो अगर हम बीओडी की बात करें, ठीक है, तो बीओडी क्या होता है, दैट इज अ बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल या फिर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो क्या है, हमारे पास 1 लीटर पानी है। ठीक है, एक देखते हैं हमारे पास क्या है, दैट इज अ 1 लीटर ऑफ वाटर। इस 1 लीटर ऑफ वाटर में कुछ ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, दैट इज ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। इन ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज को कौन रिमूव करेगा, दैट इन्हें रिमूव कौन करेगा, दैट दे आर रिमूव्ड बाय एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, ये रिमूव करेंगे, दैट इज एरोबिक बैक्टीरिया। तो जैसे इन्हें एरोबिक बैक्टीरिया रिमूव करेंगे तो उसके लिए इन एरोबिक बैक्टीरिया को कितनी ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, हाउ मच ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कितनी ऑक्सीजन की डिमांड होगी ताकि ये ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी को रिमूव कर सकें 1 लीटर ऑफ वाटर में से, उसे हम बीओडी कहते हैं। ठीक है, अगर हम बीओडी की बात करें तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्योरिटी। मतलब अगर हमारा वाटर क्या है, प्योर है, ठीक है, तो उसके लिए हमारी बीओडी क्या होनी चाहिए, दैट इज सबसे कम होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कि 1 लीटर पानी में कितने ज़्यादा ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी प्रेजेंट है जो कि एरोबिक बैक्टीरिया की वजह से रिमूव्ड होगी। और वो एरोबिक बैक्टीरिया से कैसे रिमूव्ड होगी, कितना एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन डिमांड करेगा ताकि वो उस ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी को रिमूव कर सके, दैट इज प्रेजेंट इन अ 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, इसका मेन यही है कि बीओडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्योरिटी। वाटर अगर हमारा प्योर है तो वो उसका बीओडी लेवल कितना होगा, दैट इज सबसे कम होगा। ठीक है, आगे बढ़े। सम ऑफ द चेंजेस दैट वन में नोटिस फॉलोइंग डिस्चार्ज ऑफ सीवेज इनटू द रिवर, microorganism involved in the biodegradation of organic matter in the receiving water body and consume a lot of oxygen. As a result, there is a sharp decline in a dissolved oxygen downstream from the point of the sewage discharge. ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जैसे कि हमने देखा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि क्या करते हैं, बायोडिग्रेडेशन कर देते हैं, किसका, ऑर्गेनिक मैटर का। ठीक है, तो अगर वाटर बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगे, बायोडिग्रेडेशन करने लगेंगे। कौन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अगर वो बायोडिग्रेडेशन कर रहे हैं तो उनके लिए उन्हें बहुत सारी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है तो देयर इज़ अ शार्प डिक्लाइन इन अ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो धीरे धीरे क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। ठीक है, और वो हमें सीवेज डिस्चार्ज में सबसे कम देखने को मिलेगी। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, जब अगर हमारे सीवेज डिस्चार्ज में डिजॉल्व ऑक्सीजन कम है तो वहाँ पे मोर्टेलिटी होने लगती है फिशेस की, मतलब फिशेस की क्या होने लगती है, डेथ होने लगती है। तो ये हमारा बीओडी का डायग्राम दे रखा है, ये हमारी कंसंट्रेशन गिवन है, ये हमारा सीवेज डिस्चार्ज है। यहाँ देखो ये क्या गिवन है, दैट इज़ अ डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो यहाँ पे सीवेज सबसे ज़्यादा है तो हमारी जो ऑक्सीजन है वो सबसे कम है, लेकिन हमारी जो बीओडी है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, फिर हमारे यहाँ से ऑक्सीजन बढ़ रही है, बहुत बढ़ गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाटर है वो हमारा क्या हो गया, दैट इज़ अ क्लीन वाटर हो गई, तो हमारी बीओडी क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, अगर हमें लिखना हो तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि बीओडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड प्योरिटी। ठीक है, मतलब अगर हमारा वाटर जो है वो प्योर है तो उसके अंदर हमारी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, और उसी वाटर के अंदर हमारी बीओडी जो है वो क्या होगी, दैट इज़ कम होगी। ठीक है, समझ आ गया ये डायग्राम अच्छे से, आगे बढ़े। तो अगर हम नेक्स्ट देखते हैं अपना, ये यहाँ पे हमें एल्गल ब्लूम के बारे में दिया हुआ है, इसे देख लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ
that is a presence of large amount of nutrients in water also cause excessive growth of planktonic, that is a free floating algae. What is a planktonic? That is a free floating algae. अगर हमारे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट हैं, ठीक है, क्या दैट इज न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट, तो उनकी वजह से भी क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो उनकी वजह से ये जो एल्गी है वो फ्री फ्लोटिंग प्लैंक्टोनिक एक्सेसिव ग्रोथ होने लगेगी, जिसे हम एल्गल ब्लूम कहते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, विच इम्पार्ट अ डिस्टिंक्ट कलर, एक डिफरेंट कलर देती है वाटर बॉडीज को, ठीक है। एल्गल ब्लूम की बात करें तो ये डिटोरिएशन कॉज करती है, दैट इज अ डिटोरिएशन कॉज करती है वाटर क्वालिटी में, वाटर क्वालिटी को डिटोरिएट करती है और फिश मोरालिटी को करती है, मतलब फिश मोरालिटी मतलब फिश की डेथ होना। सब ब्लूमिंग फॉर्मिंग एल्गी जो हैं आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक टू ह्यूमन बींग्स। कुछ ऐसी ब्लूमिंग फॉर्मिंग एल्गी भी होते हैं जो कि क्या होते हैं, दैट दे आर टॉक्सिक टू ह्यूमन बींग्स एज वेल एज एनिमल्स। यू मे हैव सीन द ब्यूटिफुल mauve color flowers found on very appealing shaped floating plants in the water body। तो ये जो plants होते हैं that is a mauve colored flower, बहुत ज़्यादा सुंदर फूल थे, तो ये जो फूल थे ये हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए, ठीक है, क्योंकि ये लवली फ्लावर्स थे, देखने में बहुत ज़्यादा था, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हिवॉक क्रिएट हो गया। बट समझते हो ना, हिवॉक का मतलब बहुत ज़्यादा स्प्रेडिंग, बहुत रैपिडली ग्रोथ होना, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुई, एक्सेसिव ग्रोथ देखने को मिली, कॉजिंग अ ब्लॉक इन आर वाटर वेज। इतनी ग्रोथ देखने को मिली इस फ्लावर की कि जो वाटर वेज थे वो क्या हो गए, ब्लॉक हो गए। सो दे ग्रो फास्टर देन आ एबिलिटी टू रिमूव देन, ये इतनी तेजी से ग्रो हो रहे थे, जितनी जल्दी हम इन्हें रिमूव नहीं कर सकते उतनी जल्दी ये ग्रो हो रहे थे। तो ऐसे प्लांट्स क्या होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, दैट इज अ वाटर हाइसिंथ, ठीक है, या फिर आइकॉर्निया क्रेस्पिस। ये बहुत ज़्यादा वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लम थी एक्वाटिक वीड की, ठीक है, इसी को हम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपको याद होगा, अगर हम इस वाटर हाइसिंथ की बात कर रहे हैं तो ये जो वाटर हाइसिंथ था, दैट इज अ वाटर हाइसिंथ, इसकी जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होती थी वो किसकी वजह से होती थी, वो होती थी दैट इज ऑफसेट की वजह से। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ा था ये हमने, ठीक है। तो ये इतनी जल्दी जल्दी स्प्रेड हो रहा था जिसकी वजह से हमारी जो वाटर बॉडीज थी वो ब्लॉक होने लगी, इन्हें हम रिमूव भी नहीं कर पाते थे, ये इतने फास्टर तरीके से ग्रो हो रहे थे। सो दे ग्रो अबेंडेंटली इन अ यूट्रॉपिक वाटर बॉडीज एंड लीड टू अ इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम। इस तरीके से ये ग्रो हुई कि हमारी इकोसिस्टम में इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया। सीवेज फ्रॉम आर होम्स एज वेल एज आज फ्रॉम हॉस्पिटल, जो भी सीवेज होम से आता है या फिर हॉस्पिटल से आता है, लाइकली टू कंटेन मैनी अनडिजायरेबल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन सब के अंदर कुछ ना कुछ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। एंड इट्स डिस्पोजल इनटू अ वाटर, अगर हम उन्हीं का डिस्पोजल कर दें, मतलब उन्हें हम पानी में, जब उस ऐसे सीवेज को जब हम पानी में छोड़ देते हैं विदाउट, बिना उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट किए उस सीवेज की, तो उसकी वजह से आउटब्रेक सीरियस डिजीज देखने को मिलती है। वो डिजीज कौन सी होती है, दैट इज अ डिसेंट्री, टाइफाइड, जॉन्डिस एंड कोलेरा, ठीक है। अगर अनलाइक डोमेस्टिक सीवेज की बात करें, ठीक है, मतलब डोमेस्टिक सीवेज की तरह नहीं, एक सीवेज ऐसा भी होता है जो कि इंडस्ट्री से आता है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज अ पेट्रोलियम पेपर मैन्युफैक्चरिंग, मेटल एक्सट्रैक्शन, या फिर प्रोसेसिंग, या फिर कुछ केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, या बहुत बार बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस भी होते हैं, या फिर हैवी मेटल्स भी होते हैं। हैवी मेटल्स क्या होते हैं, ऐसे मेटल्स जिनकी डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा की हो, ठीक है, दैट इज अ डेंसिटी अगर 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा की होगी तो उन्हें हम हैवी मेटल्स कहेंगे। तो कौन कौन से होते हैं, मरकरी, कैडमियम, कॉपर, लेड, तो उनकी वजह से बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अगर ऐसे भी अगर हम वेस्ट को वाटर बॉडीज में रिलीज कर देंगे तो इनसे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सो अ फ्यू टॉक्सिक सब्सटेंस, कुछ ऐसे भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर से देखने को मिलते हैं और किस में चले जाते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में, ठीक है, जिसे हम बायो मैग्निफिकेशन भी कहते हैं।
तो अगर हम बायोमैग्निफिकेशन की बात करें तो बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? बायोमैग्निफिकेशन होता है दैट इज इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस जो प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, ठीक है, किसी ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट है, किसी एक ट्रॉफिक लेवल पे, लेकिन जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ रहा है वही वो जो सब्सटेंस प्रेजेंट है जिस कंसंट्रेशन पे, और उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता जा रहा है उसकी कंसंट्रेशन भी बढ़ती जा रही है, तो उससे हम क्या कहेंगे? दैट इज अ बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, दिस हैपन बिकॉज अ टॉक्सिक सब्सटेंस जो होता है दैट इज एक्यूमुलेटेड बाय एन ऑर्गेनिज्म। तो जो ये होता क्यों है कि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता है वो टॉक्सिक सब्सटेंस बढ़ता जाता है? ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो सब्सटेंस होता है वो एक्यूमुलेट होता रहता है, मतलब इकट्ठा होता रहता है ऑर्गेनिज्म की वजह से, और ऑर्गेनिज्म जो है इसे मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है, ना ही एक्सक्रीट कर पाता है, तो क्या करता है? पास करता रहेगा नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे। ठीक है, ये जो फिनोमिना होता है ये वेल नोन किसके लिए है? दैट इज मरकरी और डीटीटी। मतलब अगर हमारी बॉडी में डीटीटी या मरकरी प्रेजेंट है तो वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे पहुंच जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन वहां जाके और बढ़ जाएगी क्योंकि वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहेगा, एंड दैट इज नॉट मेटाबोलाइज्ड और नॉट एक्सक्रीटेड। ठीक है, ना ही वो एक्सक्रीट होगा ना ही वो मेटाबोलाइज होगा। तो यहाँ पे जो हमें देखना है बायोमैग्निफिकेशन डीटीटी का देखने को मिला है एक्वाटिक फूड चेन में, यहाँ पे ये डीटीटी का बायोमैग्निफिकेशन है। इन दिस मैनर द कंसंट्रेशन जो डीटीटी की है वो इंक्रीज होती गई है जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें वाटर बॉडीज में डीटीटी जो था वो 0.003 पार्ट्स पर बिलियन में था। ठीक है, जबकि जब तक वो बर्ड्स तक पहुंचा, ठीक है, तो कितना हो गया? दैट इज अ 25 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, टू द बायोमैग्निफिकेशन। किसकी वजह से? बायोमैग्निफिकेशन की वजह से। अगर हाई कंसंट्रेशन डीटीटी की देखने को मिलेगी तो उसकी वजह से कैल्शियम मेटाबॉलिज्म जो है बर्ड्स का वो इफेक्ट होगा, वो डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से जो उनके एक्शेल्स होंगे बर्ड्स के वो क्या हो जाएंगे? थिन होने लगेंगे, थिनिंग होने लगेगी, जिसकी वजह से अगर थिन हो गए तो उनकी प्रीमेच्योर ब्रेकिंग भी हो सकती है, और इवेंचुअली क्या हो सकता है? बर्ड पॉपुलेशन क्या हो सकती है? डिक्लाइन भी हो सकती है। तो देखो वाटर बॉडीज में डीटीटी कितना था? दैट इज 0.003, फिर हमारा 0.04 हुआ। कैसे? जू प्लांक्टन ने जब वो वाटर बॉडीज में कुछ खाया, फिर उन जू प्लांक्टन को स्मॉल स्मॉल फिशेज ने अगर ईट किया तो वहां पे डीटीटी बढ़ा 0.5। ठीक है, अब उन फिशेज को, स्मॉल फिशेज को लार्ज फिशेज ने खा लिया तो वहां पे डीटीटी हो गया दैट इज अ 2 पार्ट्स पर मिलियन। इसके बाद अगर हम फिशेस की बात करें तो ऐसी बर्ड्स ऐसी बर्ड जो लार्ज फिशेस को ईट कर गई, तो उन बर्ड्स में डीटीटी कितना देखने को मिलेगा? दैट इज अ 25 पार्ट्स पर मिलियन। एक चीज याद रखना, सिर्फ वाटर में बिलियन है, पार्ट्स पर बिलियन, बाकी हर जगह मिलियन है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे ये मैंने कुछ लिखा हुआ है दैट इज अ मरकरी, कैडमियम और आर्सेनिक। इनकी वजह से जो डिजीज होती है उनके नाम देख लेते हैं। अगर हम मरकरी की बात करें तो मरकरी की वजह से हो सकती है दैट इज मिनीमाटा डिजीज, वेयर एज अगर हम कैडमियम की बात करें तो कैडमियम से हो सकती है दैट इज अ दैट इज अ इटाई डिजीज, वेयर एज आर्सेनिक से हो सकती है हमें ब्लैक फुट डिजीज। ठीक है, ये 3 डिजीज हो सकती हैं। ठीक है, ये मेटल्स अगर हमारी बॉडी में पहुंच गए तो इनसे हमें ये डिजीज हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यूट्रिफिकेशन की। ठीक है, तो अगर हम यूट्रिफिकेशन की बात करें तो इसका मतलब होता है दैट इज अ एजिंग ऑफ अ लैक। तो ये जो यूट्रिफिकेशन होता है दैट इज अ गुड, अच्छा होता है। ठीक है, होना भी चाहिए। सो लेट्स सी, देखते हैं इसमें क्या है। जस्ट अ सेक। यूट्रिफिकेशन होता है दैट इज अ नेचुरल एजिंग ऑफ अ लैक बाय अ न्यूट्रिएंट्स एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर। ठीक है, वाटर्स में जब न्यूट्रिएंट्स की एनरिचमेंट हो जाती है तो उसकी वजह से जो नेचुरल एजिंग होती है लेक की, उसे हम यूट्रिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, इन अ यंग लेक, ठीक है, जब हमारी लेक यंग होती है तो वाटर जो होता है दैट इज कोल्ड एंड क्लियर होता है और सपोर्ट करता है दैट इज अ लिटिल लाइफ। लेकिन जैसे जैसे टाइम के साथ साथ स्ट्रीम्स ड्रेनिंग होने लगती है लेक में
जैसे जैसे हम स्ट्रीमिंग करने लगते हैं, ड्रेनिंग करने लगते हैं, लेक के अंदर हम बाकी सारी वाटर बॉडीज को इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस वो एनकरेज करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जस्ट अ सेकेंड, तो अगर हम देखें जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है, एक चीज़ याद रखना, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जस्ट अ सेक, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो हमने कोई भी स्ट्रीम को ड्रेन कर दिया लेक के अंदर, ठीक है, तो जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं नाइट्रोजन और फॉस्फोरस वो क्या करेंगे, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करेंगे, तो जो लेक की फर्टिलिटी है वो इंक्रीज होती रहेगी, तो जो प्लांट्स और एनिमल की लाइफ है वो क्या होने लगेगी, दैट इज़ अ बर्ग्योन होने लगेगी, और जितने भी ऑर्गेनिक रिमेन हो गए हैं वो डिपॉजिट होने लगेंगे, कहाँ पे, लेक के बॉटम में, लेक के नीचे नीचे जो हमारे ऑर्गेनिक हैं वो डिपॉजिट होने लगेंगे। ओवर द सेंचुरी तक स्लेट और ऑर्गेनिक डेब्रिस जो है वो पाइलअप होने लगेंगे, जो स्लेट होंगे या ऑर्गेनिक के डेब्रिस जो पत्थर जैसे होंगे वो पाइलअप होने लगेंगे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो जो लेक है दैट इज ग्रो शैलोअर एंड वार्मर, ठीक है, तो जो वार्मर वाटर ऑर्गेनिज्म है दैट इज सब प्लांटिंग दोज दैट थ्राइव इन अ कोल्ड इन्वायरमेंट। इसके बाद जो हमारे मार्च प्लांट हैं वो रूट्स को लेंगे, शैलो जाएंगे और बिगिन करने लगेंगे, ओरिजिनल लेक बेसिन को फिल करने लगेंगे। इवेंचुअली क्या होगा कि जो लेक है वो लार्ज मासेस ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स लाइक, कौन सा मासेस, दैट इज अ लार्ज मास ऑफ फ्लोटिंग प्लांट जिसे हम बॉग कहते हैं, वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी, दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ लैंड। तो जो यूट्रिफिकेशन का क्या काम हुआ, नेचुरल एजिंग ऑफ अ लेक, मतलब वो जो हमारी वाटर बॉडी है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, लैंड में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन इसके लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगेंगे, ठीक है, तुरंत नहीं होगी, डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेट, साइज ऑफ द लेक, अदर फैक्टर्स, जो नेचुरल एजिंग जो होगी लेक की उसमें कम से कम 1000 ऑफ ईयर्स लगेंगे, अगर वहीं पर पॉल्यूटेंट्स आ जाते हैं मैन एक्टिविटीज़ की वजह से, लाइक एफ्लुएंट्स आ जाएं इंडस्ट्री से या होम से, जो कि क्या कर देगी, इस एजिंग प्रोसेस को बढ़ा देगी, एसिलरेट कर देगी, इंक्रीज कर देगी, तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, दैट इज अ कल्चरल एसिलरेटेड यूट्रिफिकेशन, ठीक है, तो ये जो हमारा कल्चरल एसिलरेटेड यूट्रिफिकेशन होता है ये बैड होता है, लेकिन नेचुरल एजिंग इज अ गुड, ठीक है, क्योंकि जो नेचुरल एजिंग हो रही है लेक की उसमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगेंगे, लेकिन वहीं पे अगर मैन एक्टिविटी की वजह से उसका वो जो एजिंग का प्रोसेस है उसमें एसिलरेशन आ जाए, वो इंक्रीज हो जाए, so that will be a harmful. So during the past century lakes in many parts of the earth के बहुत सारे पार्ट्स में जो लेक्स जो है वो क्या हो गई है, दैट इज सेवियरली यूट्रीफाइड हो चुकी है, क्यों, किसकी वजह से, सीवेज की वजह से, एग्रीकल्चर की वजह से और इंडस्ट्रियल के वेस्ट की वजह से, तो बहुत पास्ट सेंचुरी में जो हमारी अर्थ में बहुत सारी जो लेक प्रेजेंट है उसके बहुत सारे पार्ट में जो लेक है दैट इज यूट्रीफाइड बाय अ सीवेज वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट और अ इंडस्ट्रियल वेस्ट। यहाँ से हम आगे मूव करते हैं, जो हमारा प्राइम कंटामिनेंट होता है, ठीक है, अगर हम प्राइम कंटामिनेंट की बात करें तो वो हमारे नाइट्रेट और फोस्फेट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट की तरह एक्ट करते हैं, दे ओवर स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ एल्गी, वो एल्गी की ग्रोथ को ओवर स्टिमुलेट कर लेंगे और कॉज कर देंगे अनस्लाइटली स्कम की तरह, ठीक है, एक स्कम होता है, और अनप्लीजेंट ऑर्डर देंगे, रॉबिंग करेंगे वाटर की ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्वाटिक लाइफ के लिए, ठीक है, एट द सेम टाइम अदर पॉल्यूटेंट्स जो हैं जो कि लेक में फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, फ्लोइंग हो रही है अदर पॉल्यूटेंट्स की, वो क्या कर देंगे, दैट मे पॉइजन होल पॉपुलेशन ऑफ अ फिश, तो जो भी अदर पॉल्यूटेंट्स लेक में घूम रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, तो वो पॉइजन की तरह काम करेंगे और जितने भी पॉपुलेशन है फिशेस की उसको पॉइजन कर देंगे, हुज डिकम्पोजिशन रिमेन फर्दर डिप्लीट द वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे हमने देखा इस फैशन में जो हमारी पूरी लेक है वो चोक कर देगी, लिटरली चोक टू द डेथ, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे थर्मल वेस्ट वाटर्स जो होते हैं जो कि फ्लोइंग आउट हो रहे हैं कहाँ से, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग यूनिट से, दैट इज़ अ थर्मल पावर प्लांट,
वो एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है पॉल्यूटेंट की। ये जो थर्मल वेस्ट वाटर होते हैं ये एलिमिनेट करते हैं या फिर रिड्यूस कर देते हैं नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दोज आर सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर। ठीक है, ये जो थर्मल वेस्ट वाटर होता है ये काफ़ी ज़्यादा वार्म होता है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हाई टेम्परेचर से सेंसिटिव हैं तो ये उनको या तो एलिमिनेट कर देंगे या रिड्यूस कर देंगे, या मे एनहेंस द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट एंड अ फिश इन एक्सट्रीमली कोल्डर एरियाज बट ओनली आफ्टर कॉजिंग अ डैमेज टू द इंडिजीनियस फ्लोरा एंड फौना। तो मेन यही है कि थर्मल पावर प्लांट जो है वो एक तरीके से फ्लोरा और फोना को डैमेज करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं केस स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की। तो ये जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है ये इंटीग्रेटेड मैनर में किया गया था, जहाँ पे हमने मिक्स कर दिया था आर्टिफिशियल और नेचुरल प्रोसेस को। ठीक है, ये कहाँ देखा गया था, ये एग्जाम्पल देखा गया था, एग्जाम्पल इन द टाउन ऑफ अरकाटा में, जो कि कहाँ सिचुएटेड है, दैट इज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया में। ठीक है, तो यहाँ पे जो बायोलॉजिस्ट थे कहाँ के, हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कोलैबोरेटिंग की थी, जिसमें टाउन पीपल ने क्रिएट किया था एक इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस, इसके साथ नेचुरल सिस्टम के साथ। तो यहाँ पे दो स्टेज थी। पहली स्टेज की थी क्या थी, जो नॉर्मल स्टेज है, दैट इज़ अ सेडिमेंटेशन करना, फिल्टरिंग करना, फिर क्लोरीन का ट्रीटमेंट करना। ठीक है, तो इस स्टेज के बाद बहुत सारे जो डेंजरस पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि डिजॉल्व लाइक हैवी मेटल्स जो हैं वो फिर भी बने रहते हैं। ठीक है, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन और क्लोरीन ट्रीटमेंट के बाद भी बहुत सारे ऐसे डिजॉल्व मेटल जो हैं वो बने रहते हैं। तो इसके बाद जो उन्होंने सेकंड स्टेप क्या किया उन्होंने सीरीज बना दी एक 6 कनेक्टेड मार्शेस की। ठीक है, 6 कनेक्टेड मार्श किए, 6 कनेक्टेड मार्शेस की सीरीज बनाई। कितने हेक्टेयर में, 60 हेक्टेयर में। ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने एप्रोप्रिएट प्लांट्स लगा दिया, एल्गी लगा दिया, फंजाई लगा दिया और बैक्टीरिया लगा दिया, और उन सबको सीडेड कर दिया उन एरिया में। ठीक है, इन सारे एरिया में क्या प्रेजेंट थे, दैट इज प्लांट, एल्गी, फंजाई एंड बैक्टीरिया। ठीक है, जिनका काम क्या था कि वो न्यूट्रलाइज कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें और एसिमिलेट कर सकें पॉल्यूटेंट को। तो ऐसे जो पॉल्यूटेंट का ये जो वाटर था इसको यहाँ पे बहाया। ठीक है, तो अगर जो प्लांट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं तो ऐसे कुछ अगर उनके अंदर पॉल्यूटेंट प्रेजेंट हैं उस वाटर बॉडी के अंदर, तो जो प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है प्लांट ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ एल्गी ने एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ फंजाई ने एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ बैक्टीरिया ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो उस तरीके से जो वाटर फ्लो, जब वो वाटर फ्लो किया गया उन मार्शे से, तो वहाँ से हमारा जो वाटर प्यूरीफाई होके आया वो एकदम बिल्कुल क्लियर वाटर होके आया, और जो हमारे प्लांट्स, एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया ने जो एब्जॉर्ब किया वो उनके लिए हार्मफुल नहीं थे, लेकिन वाटर के लिए तो हार्मफुल थे। ये जो मार्शेस थे आल्सो कॉन्स्टिट्यूट अ सेंचुरी विद अ हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द फॉर्म ऑफ फिशेज, एनिमल्स एंड बर्ड्स दैट नाउ रिसाइड देयर। एक सिटीजन ग्रुप था जिसे हम फ्रेंड्स ऑफ अरकाटा मार्श कहते हैं, दैट इज अ फॉर्म, जो कि रिस्पॉन्सिबल था इस अपकीप और सेफ गार्डिंग होल वंडरफुल प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, कौन था सिटीजन ग्रुप, उसको नाम क्या था, दैट इज अ फॉर्म, फ्रेंड्स ऑफ द अरकाटा मार्श, जो कि रिस्पॉन्सिबल था इतने अच्छे प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, क्या किए, 2 स्टेप किए। पहला तो जो कन्वेंशनल स्टेप था वही किया, सेडिमेंटेशन करी, फिल्ट्रेशन करी, क्लोरीन का ट्रीटमेंट किया। तो इसके अलावा भी कुछ हमारे जो मेटल्स वगैरह रह गए, तो 60 हेक्टेयर मार्शलैंड में उन्होंने 6 कनेक्टेड मार्शेस बना दिए और वहाँ से वाटर को फ्लो कराया। जब वहाँ से वाटर को फ्लो कराया तो जो हमारे प्लांटी, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया जो मार्शी एरियाज में प्रेजेंट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, और कुछ को एब्जॉर्ब कर दिया, कुछ को एसिमिलेट मतलब निकाल दिया। ठीक है, पॉल्यूटेंट्स को। उस तरीके से हमारा वाटर जो है वो प्यूरिफाई हो गया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ऑल दिस टाइम वी हैव एज्यूम दैट द रिमूवल ऑफ वेस्ट रिक्वायर अ वाटर। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि वेस्ट को रिमूव करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है, जिसे द क्रिएशन ऑफ सीवेज कहते हैं। ठीक है, बट व्हाट इफ द वाटर इज नॉट नेसेसरी टू डिस्पोज ऑफ ह्यूमन वेस्ट लाइक एक्सक्रीटा। लेकिन क्या हो अगर वाटर जो है वो नेसेसरी ना हो ह्यूमन वेस्ट, एक्सक्रीटा जैसे लाइक को डिस्पोज करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या बनाए गए, इकोलॉजिकल सैनिटेशन बनाई गई, दैट इज अ सस्टेनेबल सिस्टम फॉर हैंडलिंग अ ह्यूमन एक्सक्रीटा, जिसने क्या किया, ह्यूमन एक्सक्रीटा को इसमें कन्वर्ट कर दिया, इन अ कंपोजिटिंग टॉयलेट्स में कन्वर्ट कर दिया, ड्राई कंपोजिटिंग टॉयलेट में, जो कि एक प्रैक्टिकल और हाइजीनिक, एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन था
ह्यूमन के वेस्ट का डिस्पोजल करना। इससे क्या हुआ, द की पॉइंट इज नोटेड हेयर कि ये जो कंपोजिटिंग मेथड जो था ह्यूमन एक्सक्रीटा का, वो रिसाइकल हो सकता है इनटू रिसोर्सेज, मतलब एज अ फर्टिलाइजर भी यूज हो सकता है और रिड्यूस कर सकता है द नीड फॉर केमिकल फर्टिलाइजर। जब हम इसे नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह यूज करेंगे तो जो हमारा केमिकल फर्टिलाइजर पे जब हम डिपेंड हो रहे हैं तो उन केमिकल फर्टिलाइजर की नीड को भी कम कर सकता है। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, दैट इज अ इको सैंड टॉयलेट्स कहते हैं, जो कि बहुत सारे एरियाज में देखने को मिलते हैं। श्रीलंका में देखने को मिलता है, और अगर इंडिया की बात करें तो कहाँ देखने को मिलता है, इन केरला। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज अ सॉलिड वेस्ट की। तो सॉलिड वेस्ट जो होता है दैट इज रेफर्स टू एवरीथिंग दैट गोज आउट इनटू अ ट्रैश। जो भी हम ट्रैश में डालें उन सबको हम क्या कहेंगे, दैट इज अ सॉलिड वेस्ट कहेंगे। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की बात करें, वो वेस्ट जो कि हमें होम से देखने को मिले, ऑफिस, स्टोर, स्कूल और हॉस्पिटल से देखने को मिले, जो कि कलेक्टेड हो जाए और डिस्पोज हो जाए बाय द म्युनिसिपैलिटी। ठीक है, ये जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, पेपर, फूड वेस्ट, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, रबर्स, लेदर, टेक्सटाइल एक्सेट्रा। और अगर हम इनकी बर्निंग करते हैं दैट रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ द वेस्टेज ऑल्दो इट इज जनरली नॉट बर्न टू द कंप्लीशन। लेकिन अगर हम इन्हें बर्न करेंगे तो ये पूरी तरीके से कंप्लीटली बर्न नहीं हो सकते। तो हम क्या करते हैं, हमने ओपन डैम बनाए जिसमें हमने ये सारा ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर रैट और फ्लाइज रखा। तो हमने वहाँ पे क्या बनाया, सॉलिड वेस्ट के लिए एक सैनिटरी लैंडफिल बनाई। ठीक है, दैट इज अ सब्सटीट्यूट फॉर ओपन बर्निंग डैम। उस सैनिटरी लैंडफिल के हमने जितना भी वेस्ट था सबको एक डिप्रेशन में डाल दिया, मतलब एक गड्ढा सा बनाया, उसके अंदर सारा वेस्ट डाल दिया और ट्रंचेस बनाई आफ्टर कॉम्पैक्शन, और उसे कवर्ड कर दिया विद द डर्ट एवरी डे। ठीक है, लैंडफिल्स जो होती हैं आर ऑल्सो नॉट रियली मच एज अ सोल्यूशन सिंस द अमाउंट ऑफ गार्बेज जनरेशन स्पेशली इन द मेट्रोज हैज़ बीन इंक्रीज। तो हम ये जो लैंडफिल्स की बात कर रहे हैं ये एक तरीके का सॉल्यूशन निकल के नहीं आया, क्योंकि आजकल के टाइम में मेट्रो सिटीज में ये जो गार्बेज की प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। ऑल्सो देयर इज अ डेंजर क्या है, दैट इज अ सीपेज ऑफ केमिकल्स एक्सेट्रा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, लैंडफिल्स पॉल्यूट कर सकती है अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, इसके लिए सोल्यूशन निकल के आया कि हमने इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया सारे वेस्ट को। एक हो गया बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो डिग्रेड हो सकता है। एक होगा रिसाइकेबल, जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। तीसरा हो गया दैट इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो बायोडिग्रेडेबल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हमने क्या किया, वट कैन बी रीयूज और रिसाइकल, जो भी हम रीयूज और रिसाइकल कर सकते हैं उसको हमने सेपरेट आउट कर लिया। और जो भी हमारे कबाड़ी वालाज हैं या रैक पिकर्स हैं उनका बहुत बड़ा ग्रेट जॉब है कि वो सेपरेशन करते हैं सारे मटेरियल को जो भी रिसाइकलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स की बात करें तो उनको हम डीप पिट्स में डाल सकते हैं, ग्राउंड की डीप पिट्स में डाल सकते हैं और उन्हें छोड़ सकते हैं ताकि वो नेचुरल ब्रेकडाउन हो सके। दैट लीव्स ऑन द, अगर हम बात करें नॉन बायोडिग्रेडेबल की तो उनको हम डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। द नीड टू रिड्यूस आवर गार्बेज जनरेशन शुड बी अ प्राइम गोल दैट वी आर इंक्रीजिंग द यूसेज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल और रिसाइकल प्रोडक्ट को अलग अलग कर लिया। ठीक है, अगर हम इन सिटीज में बात करें तो जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स हम घर में लेके आते हैं पैक्ड होते हैं एक ब्यूटीफुल पॉलीस्टीरीन और प्लास्टिक पैकेजिंग में। ठीक है, वो भी क्या हेवीली कंट्रीब्यूट करता है इन्वायरमेंटल पॉपुलेशन में। ठीक है, तो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट थी अक्रॉस द कंट्री, उन्होंने ट्राइंग टू पुश किया कि जो प्लास्टिक का यूज़ है उसमें रिडक्शन हो सके, और हमने पैकेजिंग जो इको फ्रेंडली पैकेजिंग है उनका यूज़ करना शुरू किया। ठीक है, तो वी कैन डू आर बिट बाय कैरिंग अप क्लोथ, और हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम खुद क्लोथ के जो क्लोथ बैग्स होते हैं या फाइबर्स के कैरी बैग्स होते हैं उन्हें कैरी कर सकते हैं जब भी हमें शॉपिंग पे जाना हो, और रिफ्यूज़ कर सकते हैं किसको, पॉलीथिन बैग्स को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे बात की गई है हॉस्पिटल वेस्ट की। ठीक है, जो हॉस्पिटल वेस्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, दैट इज अ इंसिनरेशन।
इंसिनीरेशन, वेयर एज जो हमारा ई वेस्ट होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक का होता है, क्या करना पड़ता है, दैट इज इन अ लैंडफिल द इंसिनरेटर, या उसे हम लैंडफिल में डालेंगे, दैट इज इन और या फिर इंसिनरेटर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। हॉस्पिटल जनरेट अ हैजार्डस वेस्ट, जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो हैजार्डस वेस्ट जनरेट करते हैं, जिनके अंदर हमें डिसइंफेक्टेंट्स और हार्मफुल केमिकल्स देखने को मिलते हैं, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसे वेस्ट जो है उसमें, ऐसे वेस्ट के लिए हमें केयरफुल ट्रीटमेंट करना चाहिए ताकि जब हम उसका डिस्पोजल कर सके। तो हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं इंसिनरेटर का, जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल है डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें ऐसे कंप्यूटर जिन्हें हम इरिपेयरेबल हैं, जो रिपेयर नहीं हो सकते, या ऐसी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, तो उनको हम ई वेस्ट कहते हैं। तो ये जो ई वेस्ट है इनको हम कहाँ ब्यूरी कर देंगे, दैट इज ब्यूरी इन अ लैंडफिल या फिर इंसिनरेटेड कर देंगे। सो ओवर हाफ ऑफ द ई वेस्ट की बात करें जो भी जनरेट हो रहा है इन द डेवलप वर्ल्ड के अंदर, या तो हम एक्सपोर्ट कर देते हैं ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज में लाइक चाइना और इंडिया और पाकिस्तान, जहाँ पे जो मेटल्स है लाइक कॉपर, आयरन, सिलिकॉन, निकल और गोल्ड जो है वो रिकवर्ड कर लिया जाता है उन ई वेस्ट में से ड्यूरिंग अ रिसाइकलिंग प्रोसेस। ठीक है, अनलाइक अ डेवलप कंट्रीज, जो कंट्रीज डेवलप नहीं है, अनलाइक डेवलप कंट्रीज विच हैव अ स्पेसिफिकली बिल्ड फैसिलिटी, और बहुत सारी ऐसी डेवलप कंट्रीज हैं जहाँ पे ये बिल्ड फैसिलिटी है कि वो ई वेस्ट को रिसाइकल कर सकते हैं, दैट इज रिसाइकलिंग अ डेवलपिंग कंट्रीज ऑफन इन्वॉल्व्स अ मैनुअल participation, thus exposing our workers to toxic substance that is present in a e-waste। तो अगर रिसाइकलिंग जो है दैट इज द ओनली सोल्यूशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द ई वेस्ट। ठीक है, जो कि कैसे हो सकता है, इन अ एनवायरमेंटली फ्रेंडली मैनर में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो हमने यहाँ पे एक प्लास्टिक वेस्ट की स्टडी की थी। ठीक है, एक प्लास्टिक सैक मैन्युफैक्चरर था बैंगलोर में, हैड मैनेज टू फाइंड द आइडियल सोल्यूशन टू द एवर इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ एक्यूमुलेटिंग प्लास्टिक वेस्ट। तो बहुत टाइम से जो प्लास्टिक वेस्ट था वो एक्यूमुलेट हो रहा था, मतलब इकट्ठा हो रहा था। तो वहाँ पे एक अहमद खान करके थे जिनकी एज 57 ईयर ओल्ड थी। उन्होंने क्या किया, सारे जो भी प्लास्टिक सैक थे फॉर 20 ईयर्स तक, ठीक है, प्रोड्यूस किया। एंड अबाउट 8 ईयर्स, 8 साल पहले उन्होंने रियलाइज किया ये जो प्लास्टिक वेस्ट है दैट वाज अ रियल प्रॉब्लम। तो उन्होंने क्या बनाया, दैट इज अ पॉलीबेंड, जो कि एक तरीके का फाइन पाउडर है, दैट इज ऑफ अ रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक। रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक का एक फाइन पाउडर है, दैट इज अ पॉलीबेंड। ठीक है, जो कि उन्होंने डेवलप किया। ये जो मिक्सचर था दैट इज मिक्स विद द ब्यूटी मैन के साथ इस मिक्सचर को मिक्स किया और इन्होंने रोड्स बनाई। ठीक है, इन कोलैबोरेशन विद आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड द बैंगलोर सिटी कॉरपोरेशन के साथ अहमद खान ने प्रूव किया कि ये जो ब्लेंड है पॉली ब्लेंड का या ब्यूटी मैन का, उन्होंने वो सारा यूज़ किया रोड्स बनाने में और एनहेंस किया द ब्यूटी मैन वाटर रेपिलेंट प्रॉपर्टीज़ को, और हेल्प की रोड की लाइफ को बाय द फैक्टर ऑफ 3% से रोड की लाइफ को भी इंक्रीज किया। ठीक है, बाय यूजिंग अ बिटुमेन और अ पॉलीबेंड। ठीक है, ये जो रॉ मटेरियल था जो उन्होंने क्रिएट किया पॉलीबेंड के लिए, वो एक तरीके की प्लास्टिक फिल्म बेस थी, जिसका प्राइस कितना था, दैट इज ₹0.40 पर kg, दैट आर रैग पिकर्स हैड बीन गेटिंग फ्रॉम अ प्लास्टिक पेड। मतलब जो प्लास्टिक वेस्ट से जो रैग पिकर्स को जो मिलता था दैट इज अ ₹0.40 पर kg। और खान ने क्या ऑफर किया, अहमद खान ने ऑफर किया ₹6 kg। और इस अहमद खान की टेक्निक की वजह से बाय द ईयर ऑफ 2002 में मोर देन 40 किलोमीटर्स ऑफ रोड इन बैंगलोर में 40 किलोमीटर से ज़्यादा रोड जो हैं दैट हैज़ बीन ऑलरेडी बीन लेड आउट। ठीक है, जिस वजह से खान ने शॉर्टेज कर दी प्लास्टिक वेस्टेज की इन बैंगलोर में। कैसे कर दी, बाय प्रोड्यूसिंग अ पॉलीबेंड। ठीक है, ये हमारी केस स्टडी थी। नेक्स्ट हम अगर बात करें एग्रोकेमिकल एंड देयर इफेक्ट्स की, तो इन द वेक ऑफ अ ग्रीन रेवोल्यूशन यूज ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स हैज़ बीन इंक्रीज्ड, जिसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्शन एनहेंस हो सकती है। पर अगर हम पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स और फंगिसाइड्स की बात करें दैट हैज़ बीन इंक्रीजिंग यूज, ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं।
तो दीज इंसिडेंटली आर टॉक्सिक, ये भी कैसे हैं, टॉक्सिक हैं। नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म दैट आर अ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सॉइल इकोसिस्टम। तो क्या हमें ये पता है कि एडिशन ऑफ इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ अ केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से हम एक्वाटिक इकोसिस्टम या यूट्रिफिकेशन को भी इफेक्ट कर सकते हैं। तो जो करंट प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर की, दैट इज एक्सट्रीमली ग्रेव। तो यहाँ पे केस स्टडी की गई, किसने की, ऑर्गेनिक फार्मिंग की केस स्टडी, दैट इज अ इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें उन्होंने साइक्लिक करा और जीरो वेस्ट प्रोसीजर किया, जहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक वेस्ट प्रोडक्ट को निकाला एक प्रोसेस से और उससे साइकिल किया और यूज किया एज अ न्यूट्रिएंट फॉर अदर प्रोसेस। ठीक है, दिस अलाउ द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्शन, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हुआ और प्रोडक्शन और एफिशिएंसी जो थी उसे इंक्रीज की, प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को इंक्रीज किया। कौन थे, दैट इज अ रामेश चंद्र डागर जो थे, दैट इज अ फार्मर इन अ सोनीपत हरियाणा। तो उन्होंने क्या किया, ही इंक्लूड्स बी कीपिंग, डेयरी मैनेजमेंट एंड वाटर हार्वेस्टिंग, कंपोजिटिंग एंड एग्रीकल्चर इन द चेन इन अ प्रोसेस। ये सारे प्रोसेस इन्होंने चेन में किए, कौन कौन से, बी कीपिंग, डेयरी मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग, कंपोजिटिंग, एग्रीकल्चर, जो कि एक दूसरे को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे थे, अलाउ कर रहे थे एन एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल एंड सस्टेनेबल वेंचर। ठीक है, तो यहाँ पे उन्हें किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ी अपनी क्रॉप के लिए। क्यों, क्योंकि जो कैटल का एक्सक्रीटरा था, दैट इज अ डंग, उन्होंने यूज कर लिया एज अ मैन्योर। ठीक है, अगर हम क्रॉप वेस्ट की बात करें, जो क्रॉप का वेस्ट निकल के आया था उसको उन्होंने यूज कर लिया टू क्रिएट अ कंपोज। ठीक है, जो कि एक तरीके का नेचुरल फर्टिलाइजर है और जनरेट कर सकता है नेचुरल गैसेस, ताकि सेटिस्फाई कर सके एनर्जी नीडेड फॉर द फार्म। ठीक है, ये जो एंथुजियास्टिक about spreading the information and help on the practice of integrated organic farming, जो डागर थे, has created the हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब with the current membership of 5,000 farmers। तो इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने जीरो वेस्ट बनाया, एक तरीके का साइक्लिक प्रोसेस था, मतलब एक प्रोसेस जो कर रहे थे उससे वेस्ट प्रोडक्ट निकल गया, उसको साइकिल कर दिया और दूसरे प्रोसेस के लिए उसे न्यूट्रिएंट साबित कर दिया। तरीके से ये इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग करा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट जो है दैट इज अ रेडियो एक्टिव वेस्ट की। ये जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है दैट इज अ न्यूक्लियर एनर्जी जो है, पहले उसे नॉन पॉल्यूटिंग माना जाता था। ठीक है, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ द यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी जो है दैट इज अ पॉल्यूटिंग। पहले न्यूक्लियर एनर्जी को क्या मानते थे कि वो नॉन पॉल्यूटिंग है। ठीक है, लेकिन दो इतने बड़े बड़े हादसे हुए न्यूक्लियर एनर्जी के, जिससे तब से उन्हें क्या मानने जाना लगा कि वो क्या है, दैट इज अ पॉल्यूटिंग है। वो कौन कौन से दो बड़े हादसे थे, पहला जो था दैट इज अ एक्सीडेंटल लीकेज थी, जो कि कहाँ आकर हुई थी, 3 माइल आइलैंड में। दूसरा था दैट इज अ चर्नोबाइल इंसिडेंट। ठीक है, एंड द सेकेंड इज अ सेफ फॉर डिस्पोजल ऑफ अ रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो अगर आपको इतना आपको पता होगा कि ये जो चर्नोबाइल इंसिडेंट था ये कहाँ हुआ था, दैट इज हैपन इन यूक्रेन। वेयर एज अगर हम 3 माइल आइलैंड की बात करें तो ये कहाँ था, दैट इज इन अ यूएसए। ठीक है, सो द रेडिएशन दैट इज गिवन ऑफ बाय अ न्यूक्लियर वेस्ट। ठीक है, जो न्यूक्लियर वेस्ट से रेडिएशन निकल रहे थे दैट इज डैमेजिंग द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जिसकी वजह से हमें देखने को मिला कि बहुत जल्दी म्यूटेशन हो रही थी। एट हायर डोजेज न्यूक्लियर रेडिएशन जो है दैट इज लीथल, बट एट लोअर डोजेज इट क्रिएटेड अ वेरियस डिसऑर्डर। ठीक है, हमने क्या देखा कि हायर डोजेज में न्यूक्लियर रेडिएशन जो है बहुत ज़्यादा लीथल है, पर जबकि लोअर डोजेज में जो है वो बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर क्रिएट कर रही है। ठीक है, और जो मोस्ट फ्रिक्वेंट डिसऑर्डर था दैट इज अ कैंसर। न्यूक्लियर वेस्ट जो है दैट इज are extremely potent pollutant and has to be dealt with the utmost caution. It has been recommended that the storage of the nuclear waste after the sufficient pre-treatment should be done in a sustainably shielded container। तो यहाँ पे क्या बताया है कि अगर हमें स्टोरेज वेस्ट की स्टोरेज करनी हो तो उसे हम कहाँ कर सकते हैं, उसे हम ब्यूरिट कर सकते हैं, कहाँ, रॉक के अंदर।
मतलब पत्थर के अंदर अबाउट 500 मीटर डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस। ठीक है, कितनी डेप्थ के बिलो? दैट इज 500 मीटर डेप्थ के बिलो। कहाँ ब्यूरी करना है? इन अ रॉक्स, मतलब पत्थर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट है दैट इज अ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड अ ग्लोबल वार्मिंग। अगर हम ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, सो द टर्म ग्रीन हाउस इफेक्ट हैज बीन derived फ्रॉम द फिनोमिना दैट अकर्स इन अ ग्रीन हाउस। हैव यू एवर सीन अ ग्रीन हाउस? कभी ग्रीन हाउस देखा है? इट्स लुक लाइक अ स्मॉल ग्लास हाउस यूज फॉर ग्रोइंग अ प्लांट स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स। ठीक है, एक छोटा सा ग्लास हाउस की तरह होता है जो कि यूज होता है ताकि प्लांट्स ग्रो कर सके विंटर्स के दौरान। ठीक है, अगर ग्रीन हाउस की बात करें तो ग्लास पैनल जो होता है वो करता है लेट्स द लाइट इन। ग्लास पैनल की वजह से जो लाइट होती है वो अंदर आती है, पर वो अलाउ नहीं करती टू हीट टू एस्केप। अगर हम ग्रीन हाउस की बात करें तो वो वार्म्स अप करती है वेरी मच लाइक इनसाइड अ कार दैट हैज़ बीन पार्क्ड इन द सन फॉर फ्यू आवर्स। ठीक है, तो ग्रीन हाउस का काम होता है गर्म करना। वो भी कैसे गर्म करती है? जैसे अगर गर्मी के टाइम पे अगर जितनी कार के अंदर गर्मी हो जाती है, वार्मनेस हो जाती है, अगर कार जो है वो डायरेक्ट सन के नीचे पार्क हो रखी हो, मतलब अगर हमने छाया में पार्क नहीं कर रखी है और धूप में पार्क कर रखी है, जितनी कार गर्म हो जाती है उतनी ही ग्रीन हाउस वार्म अप करता है। अगर हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें, इट इज़ नेचुरली अकरिंग फिनोमिना एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग द अर्थ सरफेस एंड एटमोसफेयर। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो एक नेचुरली अकरिंग फिनोमिना है जिसकी वजह से अर्थ का जो सरफेस है वो हीटअप होता है एंड एटमॉस्फेयर हीटअप होता है। ठीक है, अगर हम विदाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें तो जो एवरेज टेम्परेचर होता है अर्थ सरफेस का वो कितना होना चाहिए? चिली दैट इज -18 डिग्री सेल्सियस रादर देन अ प्रेजेंट एवरेज एज, और इस टाइम पे कितना होता है? दैट इज 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझने के लिए पहले हमें ये देखना है कि जो क्लाउड्स एंड गैसेस होते हैं दैट इज रिफ्लेक्ट अबाउट 1/4 ऑफ द अपकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है, तो क्लाउड्स और गैसेस से कितनी सोलर रेडिएशन आ रही होती है? दैट इज 1/4। ठीक है, और एब्जॉर्ब करती है सम ऑफ इट, बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन फॉल्स ऑन द अर्थ सरफेस एंड हीटिंग इट। ठीक है, वाइल अ स्मॉल प्रोपोर्शन इज रिफ्लेक्टिंग बैक। ठीक है, अगर अर्थ सरफेस जो है वो री एमिट कर देता है हीट को इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, बट द पार्ट जो है उसका एस्केप ना हो एटमॉस्फेयर में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, और एब्जॉर्ब कर ले मेजर फंक्शन को। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस के ये रेडिएट करते हैं हीट एनर्जी को, एंड द मेजर पार्ट ऑफ विच अगेन कम्स बैक टू द अर्थ सरफेस, और जो मेजर पार्ट है वो अर्थ सरफेस पे दोबारा आ जाता है। इस तरीके से ये जो हीटिंग अप का प्रोसेस दोबारा होता रहता है, ये साइकिल दोबारा रिपीट होती रहती है। अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की, तो ये दो इंपॉर्टेंट गैसेज हैं ग्रीन हाउस की, जो कि किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर हमारा ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है तो कंसिडरेबल हीटिंग हो जाती है अर्थ की, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होने लगेगी। ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी अगर अर्थ के टेम्परेचर की बात करें तो वो इंक्रीज हो गया बाय 0.6 डिग्री सेल्सियस, मोस्ट ऑफ इट ड्यूरिंग द लास्ट 3 डेकेड। तो लास्ट 3 डेकेड्स में कितना इंक्रीज हो चुका है? दैट इज 0.6 डिग्री सेल्सियस। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं? दैट एब्जॉर्ब अ लॉन्ग वे, दैट इज अ इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं अर्थ से और उन्हें एमिट कर देती है टुवार्ड्स द अर्थ। ठीक है, ये साइकिल बराबर चलती रहती है एंड द अर्थ सरफेस जो है वो नो लॉन्ग वे रेडिएशन हो जाता है टू एमिट। ठीक है, साइंटिस्ट का ये मानना है दैट इज राइज इन अ टेम्परेचर इज लीडिंग टू अ दैट इज अ डिलीटोरियस चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे डिलीटोरियस चेंजेस देखने को मिलेंगे इन्वायरमेंट में, दैट इज रिजल्टिंग इन अ ऑड क्लाइमेट चेंजेस, जिसे हम कहते हैं एल नीनो इफेक्ट। ठीक है, दैट इज लीडिंग टू अ इंक्रीज मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप, जिसकी वजह से क्या है, जो पोलर आइस कैप जो है वो क्या हो रहे हैं? मेल्ट हो रहे हैं, एज वेल एज अदर प्लेसेस लाइक हिमालयाज, और उसकी तरीके से और भी जो प्लेसेस हैं दैट इज अ हिमालयन स्नो कैप भी जो है मेल्ट हो रहे हैं। ओवर मैनी ईयर
दिस विल रिजल्ट इन अ राइज इन अ सी लेवल, जिसकी वजह से सी लेवल में राइज हो जाएगा, एंड दैट कैन सबमर्ज मैनी कोस्टल एरियाज। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है 60%, मीथेन 20% होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14% होती है, एंड द नाइट्रोजन ऑक्साइड हमारी 6% होती है। तो अगर हम बात करें कि ये जो भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं हमें ग्लोबल वार्मिंग के अंदर, ठीक है, इनको हमें कंट्रोल कैसे करना है, तो जो मेजर चेंजेस हैं दैट इज कटिंग डाउन एंड यूसेज ऑफ फॉसिल फ्यूल, इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूसेज, रिड्यूसिंग द डिफॉरेस्टेशन को हम कम कर सकते हैं, तब हमारी कंट्रोल हो सकती है। ट्रीज को प्लांट कर सकते हैं, या स्लोइंग डाउन द ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है, या बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल इनिशिएटिव भी ले सकते हैं जो भी लिए गए हैं, ताकि जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है वो कम हो सके एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ओजोन की डिप्लीशन की इन द एटमॉस्फेयर, तो जो हमारा ओजोन होता है दो तरीके का एक ओजोन होता है, एक होता है बैड ओजोन, एक होता है गुड ओजोन। जो बैड ओजोन होता है वो हमारी लोअर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, दैट इज अ ट्रोपोस्फेयर में, और बैड ओजोन का काम होता है प्लांट्स और एनिमल्स को हार्म करना। गुड ओजोन जो होता है वो अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है स्ट्रेटोस्फेयर के, ठीक है, जो कि एक शील्ड की तरह काम करता है फॉर यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन। ठीक है, ये जो यूवी रेडिएशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, डीएनए के लिए, प्रोटीन के लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी ब्रेक केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक कर देती है। अगर हम ओजोन की थिकनेस की बात करें तो उसे हम मेजर करते हैं इन द टर्म्स ऑफ डॉप्सन यूनिट, जिसे हम DU लिखते हैं। ठीक है, तो अगर हम ओजोन गैस की बात करें दैट इज कंटिन्यूसली फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ, तो ओजोन गैस जो है वो कैसे फॉर्म्ड हो रही है, यूवी रेस के एक्शन की वजह से, जो कि कहाँ हो रही है, यूवी रेस का एक्शन कहाँ हो रहा है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन पे उसका एक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से ओजोन की फॉर्मेशन हो रही है। आल्सो डिग्रेडेड इनटू अ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, उसी तरीके से वो जो ओजोन फॉर्म्ड हुई है फिर वो डिग्रेड दोबारा हो जाएगी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में, कहाँ पर, स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, सो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द प्रोडक्शन एंड डिग्रेडेशन ऑफ द ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर। ये एक तरीके का बैलेंस है जहां हमें देखने को मिल रहा है कि प्रोडक्शन भी हो रही है ओजोन की, वहीं डिग्रेडेशन भी हो रहा है ओजोन का, कहाँ पर, एट स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, द बैलेंस हैज़ बीन डिस्टरप्टेड, ये बैलेंस जो है ये डिस्टरप्टेड हो गया, किसकी वजह से, जैसे ही एनहेंसमेंट हुई ओजोन की, डिग्रेडेशन कौन करने लगा, दैट इज अ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ देखने को मिलता है, दैट इज यूज इन अ रेफ्रिजरेंट। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में देखने को मिलता है। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ये हमारा लोअर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज हो जाएगा, इसके बाद धीरे धीरे ऊपर जाने लगेगा और स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंच जाएगा। जैसे ही स्ट्रेटोस्फेयर में यूवी रेज जो हैं वो एक्ट करेंगे, कहाँ पे एक्ट करेंगे और क्या कर देंगे, रिलीज क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, दैट इज क्लोरीन एटम। ये जो क्लोरीन एटम है ये ओजोन को डिग्रेड कर देगा और रिलीज कर देगा इन अ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में। ठीक है, विद दीज एटम एक्टिंग मेयरली एज अ कैटलिस्ट, तो क्लोरीन एटम जो है वो कंज्यूम ही नहीं हुआ इस रिएक्शन में। सो वट एवर क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर एडेड इन द एटमोस्फेयर दे हैव बीन परमानेंट एंड कंटिन्यूइंग इफेक्ट ऑन द ओजोन लेवल। तो ये जो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऐड हो चुका है स्ट्रेटोस्फेयर में वो परमानेंटली रहेगा और अपना बराबर से इफेक्ट शो करता रहेगा, किसमें, ओजोन के लेवल में। अगर हम यूवी रेज की बात करें तो हमारा जो यूवी रेज होता है वो 3 तरीके की होता है, एक होता है यूवी, एक होता है UVB, दूसरा होता है UV। ये UVA जो होता है ये हमारा होता है मॉडरेटली हार्मफुल, बी जो होता है दैट इज अ हार्मफुल, एंड सी जो होता है दैट इज अ लीथल। ठीक है, वेयर एज UVA जो है वो एंटर कर जाता है अर्थ एटमॉस्फेयर में। ठीक है, UVB जो है ये जो है दैट इज अबाउट, इस UVB का हाफ ऑफ इट एब्जॉर्ब बाय, कौन एब्जॉर्ब कर लेता है इसे, हाफ, दैट इज एब्जॉर्ब बाय ओजोन लेयर।
यूवीसी की बात करें, अगर ये लीथल है तो ये अर्थ पे एंटर ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तीनों चीजें दे रखी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे की। ऑल्दो ओजोन डिप्लीशन इज अकरिंग वाइडली इन द स्ट्रेटोस्फेयर, तो जैसे कि हमने देखा कि जो ओजोन का डिप्लीशन है वो बहुत ज़्यादा डिप्लीशन देखने को मिल रहा है, कहाँ, स्ट्रेटोस्फेयर में। और ये जो डिप्लीशन इज पर्टिकुलरली मार्क्ड ओवर द एंटार्क्टिका रीजन, ये डिप्लीशन ज़्यादातर कहाँ है, इन द अंटार्क्टिका रीजन। दिस इज अ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज एरिया ऑफ थिन्ड ओजोन लेयर, जिसे हम ओजोन होल कहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से एक लार्ज एरिया की फॉर्मेशन हुई है जिसमें थिन ओजोन लेयर है, जिसे हम ओजोन होल कहते हैं। अगर यूवी रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर है यूवीबी से, ठीक है, यूवीबी से क्या है, यूवीबी से छोटी है, तो यूवीबी से छोटी कौन सी होती है, यूवीसी होती है। तो वो अगर हमारी जो अगर जिस हम यूवी रेडिएशन की बात कर रहे हैं, दैट यूवी रेडिएशन इज शॉर्टर देन यूवीबी, मतलब हम ए की बात कर रहे हैं, तो वो पूरी की पूरी कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है अर्थ एटमॉस्फेयर से। ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ यूवी ए, जस्ट अ सेकेंड, यूवी ए। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी तरीके से अर्थ एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाएगी एंड गिवन दैट द ओजोन लेयर इज इंटैक्ट। वेयर एज अगर हम यूवी बी की बात करें तो ये डीएनए को डैमेज करेगी, म्यूटेशन कॉज करेगी, एजिंग करेगी, स्किन की सेल्स को डैमेज करेगी और बहुत सारे स्किन टाइप के कैंसर दिखाएगी। अगर ह्यूमन आई की बात करें तो जो हमारा कॉर्निया होता है वो यूवीबी रेडिएशन को कॉज कर देता है, जिसकी वजह से अगर हाई डोज ऑफ यूवीबी हो जाएगा तो इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा कॉर्निया में, जिसकी वजह से हमें क्या हो सकता है, स्नो ब्लाइंडनेस हो सकती है, कैटरैक्ट हो सकता है, और सच एक्सपोजर में परमानेंटली डैमेज टू कॉर्निया, और ऐसे एक्सपोजर से कॉर्निया जो है वो परमानेंटली डैमेज भी हो सकता है। रिकॉग्नाइजिंग द डिलीटोरियस इफेक्ट ऑफ द ओजोन डिप्लीशन, एक इंटरनेशनल ट्रीटी दिया था, दैट इज अ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दिया था, दैट वाज साइंड इन अ मॉन्ट्रियल, दैट इज इन अ कनाडा इन 1987। लेकिन उसका इफेक्ट कब देखने को मिला था, दैट इज इफेक्टिव इन 1981 में, जिसने ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के एमिशन को क्या किया था, दैट इज कंट्रोल किया था। इसको कंट्रोल किया था, दैट इज अ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के एमिशन को कंट्रोल किया था। मैनी मोर एफर्ट्स हैव बीन मेड एंड प्रोटोकॉल्स हैव बीन लेड आउट, इसके अलावा भी बहुत सारे एफर्ट्स लिए गए थे, बहुत सारे प्रोटोकॉल आए थे जिसने डेफिनेट रोड मैप्स एंड सेपरेटली डेवलप की थी डेवलपिंग कंट्रीज में, ताकि जो एमिशन है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, वो रिड्यूस हो सके या फिर जो भी ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स हैं वो सारे रिड्यूस हो सके। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज अ डिग्रेडेशन बाय अ इम्प्रॉपर रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस। तो अगर इसकी हम बात करें तो द डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कैन अकर नॉट जस्ट बाय द एक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट्स बट ऑल्सो बाय अ इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन प्रैक्टिस। तो अगर नेचुरल रिसोर्स का डिग्रेडेशन हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ पॉल्यूटेंट्स की वजह से हो रहा है, कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन की वजह से भी होता है, जैसे सॉइल इरोजन और डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, अगर हम रिसोर्स का यूटिलाइजेशन सही से नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी नेचुरल रिसोर्सेज का डिग्रेडेशन हो सकता है। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ द फर्टाइल टॉप सॉइल टेक्स सेंचुरी। अगर हम चाहते हैं कि जो सॉइल है उसका जो टॉप अप है, सॉइल के जो टॉप लेयर है वो भी फर्टाइल हो जाए, उसके लिए बहुत ज़्यादा सेंचुरीज चाहिए, बट इट कैन बी रिमूव्ड वेरी इजीली। लेकिन अगर उसे रिमूव करना हो तो वो इजीली रिमूव हो जाती है बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे ओवर कल्टिवेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन एंड पुअर इरीगेशन प्रैक्टिस। ठीक है, When a large barren patches extend meet over a time, एक डेजर्ट क्रिएट हो जाएगा। इंटरनेशनली इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड दैट द डेजर्टिफिकेशन इज अ मेजर प्रॉब्लम नाउअडेज, पर्टिकुलरली ड्यू टू इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन की वजह से जो डेजर्टिफिकेशन है दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। तो ये
वाटर लॉगिंग मतलब ज़्यादा पानी दे दिया, या सॉइल सैलिनिटी मतलब सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ा दी, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। दैट इज़ अगर हम इरिगेशन करते हैं बिना किसी प्रॉपर ड्रेनेज की वजह, वाटर का जो प्रॉपर ड्रेनेज है उससे अगर इरिगेशन नहीं हो रही है तो उसकी वजह से सॉइल के अंदर वाटर लॉगिंग हो जाएगी। बिसाइड अफेक्टिंग द क्रॉप्स, ये क्रॉप को अफेक्ट करने की बजाय वाटर लॉगिंग जो है वो सॉल्ट को भी निकाल लेगी, कहाँ से, सॉइल के सरफेस से। ये जो सॉल्ट है देन वो डिपॉजिट हो जाएगा थिन क्रस्ट, वो जो सॉल्ट निकल के आया है वो थिन क्रस्ट की तरह लैंड के सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएगा और स्टार्ट करने लगेगा प्लांट की रूट को कलेक्ट करना। जैसे जैसे ये सॉल्ट का कंटेंट जो है इनिशियल ग्रोथ कर देगा क्रॉप्स की, जो कि एक्सट्रीमली डैमेज कर देगा एग्रीकल्चर को। तो जो वाटर लॉगिंग और सॉइल सैलिनिटी है दैट आर द मेजर प्रॉब्लम दैट हैज़ बीन केम इन द वेक ऑफ अ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो वाटर लॉगिंग और हमारा जो सॉइल सैलिनिटी है ये भी बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स थी जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे हमें देखने को मिली थी। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज अबाउट अ डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, अगर हम ज़बरदस्ती फॉरेस्टेड एरिया को मतलब जहाँ पे ट्रीज प्रेजेंट हैं उसे नॉन फॉरेस्टेड एरिया में कर दें, मतलब डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट जहाँ पे ट्रीज प्रेजेंट है उनको कटिंग डाउन कर दें। अकॉर्डिंग टू एन एस्टीमेट, अगर एस्टीमेट लगाया जाए तो ऑलमोस्ट 40% ऑफ फॉरेस्ट जो है वो ट्रॉपिक से लॉस्ट हो चुका है। अब तक की अगर बात देखें तो 40% फॉरेस्ट जो है वो ट्रॉपिकल एरिया से लॉस्ट हो चुका है, वेयर एज 1% कहाँ से लॉस्ट हो चुका है, टेम्परेट रीजन से। अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो डिफॉरेस्टेशन जो है दैट इज अ पर्टिकुलरली ग्रिम इन इंडिया। एट द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, जैसी 20th सेंचुरी की शुरुआत हुई थी तो जो फॉरेस्ट था दैट इज कवर्ड अबाउट 30% ऑफ द लैंड इन इंडिया। तो इंडिया की लैंड में सब कवरेज कितनी थी फॉरेस्ट की, दैट इज अबाउट 30%। जैसे ही हमारी 20th सेंचुरी खत्म हुई हमने देखा कि वो 30% किस में कन्वर्ट हो गया, दैट इज 21.54% में कन्वर्ट हो गया। हमारा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के हिसाब से, दैट इज जो पॉलिसी कब आई थी इन 1988 में, उसके हिसाब से प्लेन्स के अंदर फॉरेस्ट कितना होना चाहिए, 33% होना चाहिए, और हिल्स के पास कितना फॉरेस्ट होना चाहिए, दैट इज 67% होना चाहिए। ठीक है, दैट इज नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के हिसाब से प्लेन्स में फॉरेस्ट की अगर बात करें तो कितना होना चाहिए, दैट इज 33%, और हिल्स में कितना प्रेजेंट होना चाहिए, दैट इज 67%। ठीक है, 20th सेंचुरी में कितना हमारी इंडिया की लैंड पे फॉरेस्ट था, दैट इज 30%, और बाद में कितना रह गया 21.54%। ठीक है, आगे बढ़े तो ये डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है, ये सारा किसकी वजह से होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होता है। वन ऑफ द मेन रीजन जो ये है कि हमें फॉरेस्ट को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करना है ताकि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो उसका जो खाना है वो ग्रो कर सकें। ठीक है, सो ट्रीज आर एक्सेड फॉर टिम्बर, फायरवुड, कैटल रेंचिंग एंड सेवरल अदर पर्पसेस। एक जो हमारा था दैट इज स्लैश बर्न एग्रीकल्चर, जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज ज़ूम कल्टीवेशन। ठीक है, जो कि कहाँ देखने को मिला था, ज़ूम कल्टीवेशन नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया में देखने को मिला था, जिसने डिफॉरेस्टेशन को कंट्रीब्यूट किया। तो इस स्लैश बर्न एग्रीकल्चर में क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो ट्रीज को कट डाउन कर देते हैं, फॉरेस्ट के सारे ट्रीज को कट डाउन कर देंगे और बर्न कर देंगे सारे प्लांट्स को, मतलब जला देंगे। फिर जो उनका ऐश है और फिर वो दूसरी जगह चले जाते हैं, जगह जगह क्रॉपिंग करते हैं। फिर वहाँ पे जो ऐश इकट्ठा हो जाता है, मतलब राख जो इकट्ठी हो जाती है, उसको यूज करते हैं एज अ फर्टिलाइजर की तरह। ठीक है, एंड देन अ लैंड इज यूज फॉर फार्मिंग और कैटल ग्रेजिंग। ठीक है, आफ्टर कल्टीवेशन द एरिया इज लेफ्ट फॉर सेवरल ईयर्स सो अलाउड टू इट्स रिकवरी। उसी तरीके से अगर कोई लैंड में फार्मिंग हो रही है या कैटल की ग्रेजिंग हो रही है तो जो बचा कुचा अनाज है कल्टीवेशन के बाद उसे सेवरल ईयर तक छोड़ देंगे, जला देंगे, ताकि जलाने के बाद वो बहुत टाइम तक वहाँ पे उसकी रिकवरी हो सके, और जो फार्मर हैं वो दूसरे एरिया पे जाके मूव हो जाते हैं और फिर से यही रिपीट प्रोसेस करते हैं। इन अर्लियर डेज जब ये ज़ूम कल्टीवेशन होता था तो इसको अच्छा माना जाता था, वाज एन प्रिविलेंस, लेकिन इनफ टाइम गैप वाज गिवन। लेकिन पहले क्या होता था, ये ज़ूम कल्टीवेशन क्यों अच्छा माना जाता था,
क्योंकि बीच का जो टाइम दिया जाता था वो अच्छा खासा दिया जाता है कि जो सॉइल थी वो अपने आप को फर्टाइल बना लेती थी, ठीक है। लेकिन अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, कल्टीवेशन जो है बार बार बढ़ता जा रहा है, तो जो रिकवरी फेस है वो उसके लिए टाइम ही नहीं मिलता, जिसकी वजह से क्या होने लगा, वो किस में रिजल्ट होने लगा, दैट इज रिजल्ट इनटू अ डिफॉरेस्टेशन। पहले इस जूम कल्टीवेशन को अच्छा माना जाता था क्योंकि रिकवरी का जो टाइम था सॉइल का फर्टाइल होने का वो अच्छा खासा टाइम था। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, अब फिर से फार्मर को कल्टीवेशन करना है, तो उसकी वजह से रिकवरी फेज जो है वो थोड़े टाइम पीरियड के लिए रह गया। तो इसकी वजह से ये जो जूम कल्टीवेशन था ये किस में आ गया, दैट इज कन्वर्टेड लीड्स टू इनटू अ डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन? अगर हम डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेज की देखें तो बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हो इस चीज़ को, कि मेजर इफेक्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनहेंस हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में क्या कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि जो ट्रीज हैं कुड होल्ड अ लॉट ऑफ कार्बन इन देयर बायोमास। ट्रीज जो है अपने बायोमास में बहुत सारी कार्बन को होल्ड करते हैं, जो कि क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी डिफॉरेस्टेशन की। डिफॉरेस्टेशन की वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगी, क्योंकि हैबिटेट का क्या होने लगेगा, डिस्ट्रक्शन होने लगेगा। हाइड्रोलॉजिक साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, सॉइल इरोजन हो जाएगा, और जिसकी वजह से डेजर्टिफिकेशन भी हो सकता है बहुत सारे केसेस में। तो हमने फिर कारण क्या, इसका सोल्यूशन क्या है, दैट इज अ रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन क्या होता है, रिस्टोरिंग अ फॉरेस्ट दैट हैज वंस एग्जिस्टेड बट वाज रिमूव एट सम पॉइंट एट द टाइम इन द पास्ट। तो रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जहाँ पे पहले से फॉरेस्ट प्रेजेंट थे लेकिन आपने उनको कट कर दिया, मतलब डिफॉरेस्टेशन कर दिया, उसी एरिया पे दोबारा से फॉरेस्ट लगाना, दोबारा से ट्रीज लगाना, उसी एरिया को क्या कहेंगे, दैट इज अ रिफॉरेस्टेशन, ठीक है। वही चीज लिखी है कि फॉरेस्ट को रिस्टोर करना उसी एरिया पे जहां पे पहले फॉरेस्ट प्रेजेंट थे लेकिन किसी रीजन की वजह से किसी पॉइंट पे रिमूव कर दिए गए, ठीक है। रिफॉरेस्टेशन जो है वो नेचुरली अकर हो जाती है डिफॉरेस्टेटेड एरिया में, ठीक है। हाउएवर वी कैन स्पीड अप बाय प्लांटिंग अ ट्रीज, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेटेड एरिया जहां से हमने ट्रीज को रिमूव कर दिया, उस एरिया में जो हमारी रिफॉरेस्टेशन है वो अपने आप भी हो जाती है, ठीक है। लेकिन अपने आप के साथ साथ हमने क्या किया, उस मतलब वो जो स्पीड अप है उस प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, जल्दी जल्दी होने के लिए वहां पे अगर हम ट्रीज लगा देंगे तो वो जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम जो केस स्टडी की बात कर रहे हैं वो हम कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट की केस स्टडी की बात कर रहे हैं। तो हमारे 1731 में एक किंग थे जोधपुर राजस्थान में, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सारे मिनिस्टर से पूछा और वुड अरेंज करने को कहा ताकि वो एक नया पैलेस बना सके। तो जो मिनिस्टर और वर्कर्स थे वो फॉरेस्ट चले गए, ठीक है, नियर बाय विलेज में। उस विलेज का नाम क्या था, उस विलेज में कौन रहते थे, दैट इज बिश्नोही रहते थे, ठीक है। तो जो बिश्नोही कम्युनिटी थी वो दैट इज नोन फॉर इट्स पीसफुल को एग्जिस्टेंस, ठीक है। वो नेचर के साथ पीसफुल को एग्जिस्टेंस में रहते थे। तो ये जो एफर्ट था, जो किंग था वो चाहता था कि जो ट्रीज हैं वो कट डाउन हो जाए, ठीक है। उसको रोकने के लिए कौन आए, बिश्नोही आए। उस बिश्नोही में एक वुमेन थी दैट इज अ अमृता देवी, ठीक है। उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया, करेजियस एग्जाम्पल सेट किया कि जितने भी ट्रीज थे वो क्या करने लगे, उन्हें हक करने लगे, ठीक है। और जो किंग के मैन थे उन्हें चैलेंज करने लगे कि पहले हमें काटो, बाद में मतलब ट्री को काटने से पहले हमें काटो, ठीक है। सो द ट्री मेंटर्ड मच मोर टू हर लाइफ देन हर ओन लाइफ। सैडली जो किंग के मैन थे उन्होंने बिना किसी की सुने हुए ट्री को काट दिया और अलॉन्ग विद अमृता देवी को भी काट दिया। जो उनकी 3 डॉटर्स थी एंड 100 ऑफ अदर बिश्नोही थे, उन्होंने भी यही चीज़ करी और उन्होंने भी ट्री की जान बचाने के लिए अपनी लाइफ को खो दिया, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे तो उनकी डेथ हो गई, लेकिन आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने रिसेंटली इंस्टीट्यूट किया एक अमृता देवी बिश्नोही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड, जो कि इंडिविजुअल्स को या कम्युनिटी को दिया जाता है फ्रॉम रूरल एरियाज दैट हैव बीन शोन अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज एंड डेडिकेशन फॉर प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ। लेकिन ये जो किस्सा है आज भी बताया जाता है और उनके नाम पे अवार्ड भी है, दैट इज अमृता देवी बिश्नोही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड, जो कि
ऐसे इंडिविजुअल या ऐसी कम्युनिटी को दिया जाता है रूरल एरियाज में जिनके पास इतना करेज होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, कि वो प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके, उनके प्रति अपना डेडिकेशन दिखा सकें। ठीक है, उसी तरीके का एक चिपको मूवमेंट सुनने को मिला होगा, कहाँ पे, गढ़वाल हिमालयाज में इन 1974। तो वहाँ की जो उतनी भी लोकल वुमेन्स थी उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इनॉर्मस ब्रेवरी दिखाई थी, उन्होंने भी ट्रीज को प्रोटेक्ट किया था बाय हगिंग देम। ठीक है, तो ये जो चिपको मूवमेंट जो हुआ था, दैट वाज किसके अंडर हुआ था? दैट इज सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, इन्होंने करवाया था। ठीक है, इन्होंने भी क्या किया था, जब भी ट्री कटते थे तो ये उनको हक कर लेते थे, वहां की जितनी भी लोकल वुमेन्स थी, इन 1974। सो पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव अक्लेम द चिपको मूवमेंट। ठीक है, पीपल जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड थे उन्होंने अक्लेम किया चिपको मूवमेंट को, रियलाइज किया द सिग्निफिकेंस ऑफ द पार्टिसिपेशन बाय अ लोकल कम्युनिटी। इसके बाद जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उन्होंने 1980 में एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, दैट इज अ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जिसने वर्क क्लोजली किया ऐसी लोकल कम्युनिटीज़ के साथ और उन लोकल कम्युनिटीज़ को बताया कि उन्हीं की जिम्मेदारी है प्रोटेक्ट करना, मैनेज करना फॉरेस्ट के। मतलब उस फॉरेस्ट के चारों तरफ जो भी लोकल कम्युनिटीज़ थी उनको ही जिम्मेदारी दे दी गई कि उन्हें उन फॉरेस्ट को मेंटेन करना है, मैनेज करना है और प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, कौन से एक्ट के दौरान? दैट इज अ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के दौरान। कब हुआ था? इन 1980 में। इन रिटर्न जब वो ऐसी सर्विस करेंगे फॉरेस्ट के रिगार्डिंग, तो जो कम्युनिटी है उनको क्या फ़ायदा मिलेगा? उन्हें फॉरेस्ट के सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, जो भी फ्रूट, गम, रबर, मेडिसिन होगी, वो जो भी फॉरेस्ट से मिलेंगे, जो भी फॉरेस्ट के प्रोडक्ट होंगे वो सारे प्रोडक्ट्स उन्हीं कम्युनिटीज़ को दिए जाएंगे। इस तरीके से फॉरेस्ट भी हमारे कंजर्व्ड हो जाएंगे इन अ सस्टेनेबल मैनर में। ठीक है, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो गया ये, लेकिन यहाँ पे हम चैप्टर की स्टार्टिंग में ही प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के बारे में लिखा था। सो एज आई टोल्ड यू कि मैं इसके बारे में आपको बता दूंगी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो अगर इसको हम देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड, अगर हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट की बात करें तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट ऐसे पॉल्यूटेंट होते हैं दैट दे आर रिलीज्ड इनटू द इन्वायरमेंट। ये उसी तरीके से इन्वायरमेंट में रिलीज कर दिए जाते हैं जैसे कि जनरेट हुए हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट इन द फॉर्म एज दे आर जनरेटेड। ठीक है, जिस तरीके से ये जनरेट हुए हैं उसी तरीके से ये इन्वायरमेंट में रिलीज कर दिए जाते हैं, जनरेटेड। ठीक है, वेयर एज अगर हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की बात करें तो ये जो पॉल्यूटेंट होते हैं दैट आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ, ये कैसे फॉर्म्ड होते हैं? जब इंटरेक्शन होती है किसकी? प्राइमरी पॉल्यूटेंट की, इंटरेक्शन विद प्राइमरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट की इंटरेक्शन होगी किसके साथ? अदर इन्वायरमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ। ठीक है, तो तब हमारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनते हैं, अदर इन्वायरमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, ये जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं दैट आर लेस टॉक्सिक, ये कम टॉक्सिक होते हैं, पर जबकि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट आर मोर टॉक्सिक। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे, दैट इज अ DDT, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हमारी ओजोन आती है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में, हमारा पैन आता है, इस पैन की फुल फॉर्म क्या होती है? दैट इज अ परऑक्सी एसाइल नाइट्रेट। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट एंड अ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। ठीक है, तो जो हमारा बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होता है, ऐसा पॉल्यूटेंट होता है दैट इज
डिग्रेडेड एंड decomposed बाय बैक्टीरिया, ठीक है। वेयर एज ये वाले जो होते हैं दैट दे आर नॉट decomposed बाय बैक्टीरिया, ठीक है। ये कैसे होते हैं, ये डिग्रेड हो जाते हैं रैपिडली, मतलब जल्दी, डिग्रेड रैपिडली, ठीक है। और ये क्या होंगे, दैट दे आर एक्यूमुलेटेड इन द एटमोस्फेयर, इकट्ठे होने लगेंगे, एक्यूमुलेटेड इन द एटमोस्फेयर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, ये जो है इनको हम यूज कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ, ये बिकेम अ पार्ट ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल, मतलब जो हमारी न्यूट्रिएंट साइकिल होती है उन उसमें पार्ट कर सकते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल, ठीक है। ये पार्टिसिपेट ही नहीं करते, डू नॉट पार्टिसिपेट। एग्जाम्पल देख लें, अब यहाँ पे एग्जाम्पल आएंगे जो डिग्रेड हो जाए, क्या क्या हो सकता है, गार्बेज, सीवेज, डोमेस्टिक वेस्ट, ठीक है। वेयर एज अगर हम नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करें तो क्या आएंगे, डीटीटी, ठीक है, प्लास्टिक, ठीक है, पॉलीथीन, कैंस, एक्सेट्रा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट अ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। यहाँ पे जो हमारा जो चैप्टर है, अगर हम चैप्टर की बात करें, मेरे पास नेक्स्ट पेज नहीं है, ये लिख देती हूँ, थैंक यू। तो हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है, दैट इज अ एनवायरमेंटल इशू। ये चैप्टर आज हमारा फिनिश होता है, दैट इज अ एनवायरमेंटल इशू। और यहाँ पर हमारी जो इकोलॉजी की यूनिट है ये भी पूरी खत्म होती है, दैट इज अ यूनिट 10। हम जो कल यूनिट स्टार्ट करेंगे वो हम अपनी बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट स्टार्ट करेंगे। हैव अ नाइस डे एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू वंस अगेन। हैव अ गुड डे।